हेलो बच्चों, और बेटा लोग कैसे हो आप लोग। मैं आपका अपना राम रतन द्विवेदी RRD सर, जॉइंट डायरेक्टर मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। सो जो है मैं आपको फिजिकल रिवाइज कराऊंगा क्वेश्चन के माध्यम से। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ml ऑफ वाटर should be added in 300 ml 0.1 molar HA solution so that its degree of ionization is increased to a factor of 4। बात जरा समझो कि यार ये क्या है, ठीक है। इंक्रीज टू अ फैक्टर ऑफ 4 यानी बेसिकली जो आपको दिया है वो क्या दिया है कि अल्फा 2 का वैल्यू अल्फा इंक्रीज है ना, अल्फा 1 का 4 टाइम्स। क्लियर। अल्फा 1 क्या है, बिफोर डाइल्यूशन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, अल्फा 2 है आफ्टर डाइल्यूशन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो आप देखो बेटा Ka का वैल्यू जो होगा वो आप लिख सकते हो C1 अल्फा 1 स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा 1, और इसका वैल्यू है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4। तो यहां से आप देखोगे ये अल्फा 1 निगलेक्ट हो जाएगा, C1 का वैल्यू 0.1 है, ठीक है। तो यहां से अल्फा 1 का वैल्यू आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, यानी हमने 5% निगलेक्ट किया। 5% चलेगा, 5% तो एनसीईआरटी कहती है निगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब अल्फा 2 का वैल्यू 4 अल्फा 1 है, यानी देखो के का वैल्यू आप लिख सकते हो बेटा C1 अल्फा 1 स्क्वायर इक्वल टू C2 अल्फा 2 स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा 2। अगर अल्फा 2 का वैल्यू भी निगलेक्ट हो जाए तो बहुत आसान हो गया, C1 अल्फा 1 स्क्वायर इक्वल टू C2 अल्फा 2 स्क्वायर कर दो, C2 निकाल लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि अल्फा 1 का वैल्यू ये है तो अल्फा 2 का वैल्यू हो जाएगा इसका 4 टाइम्स, यानी 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2। यानी अगर आपने निगलेक्ट किया तो 20% निगलेक्ट कर दिया। अरे भाई 20% थोड़ी ना निगलेक्ट कर सकते हो, यानी अल्फा 2 निगलेक्टेबल नहीं है। तो जब अल्फा 2 निगलेक्टेबल नहीं है तो अपन निगलेक्ट नहीं करेंगे, अल्फा 2 की जगह 4 अल्फा 1 रखेंगे, और जब अल्फा 2 की जगह 4 अल्फा 1 रखोगे तो C2 का वैल्यू आएगा बेटा C1 बाई 16 1 माइनस 4 अल्फा 1। ये देखो ये C2 का वैल्यू आएगा, निकाल के चेक कर सकते हो आप। तो इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं, इफ 1 माइनस अल्फा 1 क्या हो, लगभग 1 हो, और अल्फा 2 का वैल्यू n अल्फा 1 हो, तो बेटा C2 का वैल्यू जो आता है वो C1 बाई n स्क्वायर 1 माइनस n अल्फा 1 जनरल फॉर्म में याद कर सकते हो। क्योंकि अगर C2 आ गया तो बहुत आसान हो जाता है। तो C2 क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर डाइल्यूशन। तो आप क्या करो, मिलीमोल्स बराबर कर दो। क्यों, मिलीमोल्स HA का वाटर मिलाने के पहले जितना रहा होगा वाटर मिलाने के बाद भी मिलीमोल थोड़ी ना वाटर मिलाने से HA का चेंज होगा बेटा। तो इसका मतलब देखो 300 इंटू C1 ये हो गया इनिशियल मिलीमोल्स, मान लो वॉल्यूम आपने V मिला दिया, इंटू C2 कर दो, तो दिस इज इक्वल टू 300 प्लस V C1 बाई 16 1 माइनस 4 अल्फा 1। ये देखो तो यहां से C1 से C1 कैंसिल, ये हो गया 4800 इक्वल टू 300 प्लस V, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.2, चेक कर लो 4 अल्फा 1 का वैल्यू 0.2। तो यहां से V का वैल्यू जो है बेटा 5700 ml आ जाएगा। देखो यानी कि V का वैल्यू 5.7 लीटर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली क्या होता है कि जब ये क्वेश्चन आता है तो लोग क्या करते हैं, अल्फा 1 निगलेक्ट अल्फा 2 निगलेक्ट, आंसर आ गया और वो गलत हो गया, ठीक है। इसलिए ये एडवांस का क्वेश्चन है। अच्छा अल्फा 1 भी निगलेक्ट अल्फा 2 भी निगलेक्ट, वो मेंस का क्वेश्चन है। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि व्हेन एसिटिक एसिड इज डाइल्यूटेड विद वाटर सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कभी आ जाए मल्टीपल में आ सकता है ना। कह रहा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीजेस, सही है, ये तो सही है। क्यों सही है, क्योंकि हमने पढ़ा था यार ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीजेस एंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, कह रहा H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ेगा। देखो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ने का मतलब क्या है, मान लीजिए कि एसिटिक एसिड जो है डाइल्यूट किए तो रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, रिएक्शन का डायरेक्शन होगा फॉरवर्ड।
जब आप डाइल्यूट करोगे ऑन डाइल्यूशन रिएक्शन कहां होगी, फॉरवर्ड होगी। ऑन डाइल्यूशन रिएक्शन कहां होगी, फॉरवर्ड होगी। अगर डाइल्यूशन से रिएक्शन फॉरवर्ड है यानी ये H प्लस एसीटेट आयन दोनों बढ़ना चाहिए, तो सभी आंसर हो जाएंगे। ना ना ना, देखो क्या होता है कि जब हम डाइल्यूट करते हैं तो अल्फा बढ़ता है, अल्फा बढ़ता है, रिएक्शन का डायरेक्शन फॉरवर्ड होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया गया था कि अगर डाइल्यूट करेंगे तो मोल्स प्रोडक्ट का बढ़ेगा, रिएक्टेंट का घटेगा अगर रिएक्शन फॉरवर्ड हो रही है, ठीक है। लेकिन बेटा जिस रेशियो में हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं उस रेशियो में अल्फा नहीं बढ़ता, तो मोल्स बाय वॉल्यूम जो होता है हमेशा कम हो जाता है, तो H प्लस कंसंट्रेशन घटेगा, एसीटेट आयन भी घटेगा, नंबर ऑफ H प्लस आयन जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ H प्लस आयन क्या है, मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर, और H प्लस का मोल्स तो बढ़ रहा है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड हो गई। क्या कहानी समझ में आ रही है? ठीक है, ध्यान रखना भाई, गड़बड़ मत करना कि फॉरवर्ड हो रही है तो कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा, नहीं, मोल्स बढ़ता है। अगर बताया भी गया होगा कि मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन है तो प्रोडक्ट का मोल बढ़ेगा, रिएक्टेंट का घटेगा। बैकवर्ड है तो रिएक्टेंट का मोल जो होगा, समझो, जो रिएक्टेंट का मोल होगा वो बढ़ेगा, प्रोडक्ट का मोल घटेगा। क्या कहानी क्लियर हो रही है? देख लीजिए भाई। अगला समझो, अगला क्वेश्चन करा 300 ml 0.1 molar acetic acid is mixed with 300 ml 0.1 molar HCl solution, then the degree of ionization of acetic acid। ये बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं आयनिक में, जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं सिंगल चॉइस में। तो देखो, सबसे पहला काम जो आपको बता दूं, जो मैं बताने जा रहा हूं, सबसे पहली गलती है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये गलती कर ही देते हैं, और फिर बाद में पता क्या कहते हैं, आयनिक बहुत टफ है, होता ही नहीं यार, जब देखो आंसर गलत हो जाता है। बेटा आप समझो पहले करना क्या है। क्या इसका 300 था, आपने 300 मिला दिया, क्या सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज हो गया? पहले दिमाग में बैठा लो कि क्या फाइनल वॉल्यूम चेंज हो गया? पहले 300 था, अभी तो 600 हो गया। अगर फाइनल वॉल्यूम चेंज हो गया तो पक्का कंसंट्रेशन चेंज होगा। अगर फाइनल वॉल्यूम चेंज हो गया तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहला काम होगा न्यू कंसंट्रेशन निकालना। तो सबसे पहला काम क्या है? न्यू कंसंट्रेशन निकालना। न्यू कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं? मिलीमोल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो देखो, अगर हम एसिटिक एसिड का न्यू कंसंट्रेशन निकालेंगे तो यह आएगा 300 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 600.05 मोलर। चेक करो। इसी तरह HCl का न्यू कंसंट्रेशन लिखोगे 300 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 600.05 मोलर। ये देखो, कहानी बेटा समझ में आई? देख लो। अब क्या होगा, वीक वाले को आयोनाइज करते हैं। जब वीक वाले को आयोनाइज करोगे तो CH3CO माइनस H प्लस, यहां 0.05 माइनस x आ गया। अब क्योंकि सॉल्यूशन में HCl पहले से पड़ा था, अच्छा HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है जो 100% आयोनाइज हो जाता है, तो यहां x प्लस 0.05 भी करना पड़ेगा। ये 0.05 कौन सा? जो HCl से आया है। बस खत्म। K आपको पता ही होगा, K लिख दो, इसका 10⁻⁵ दिया है मान लो, ठीक है, एसिटिक एसिड का K। तो आप क्या लिखोगे? Ka का वैल्यू x इंटू x प्लस 0.05 दिस डिवाइड बाई 0.05 माइनस x 10⁻⁵। निग्लेक्शन थ्योरी क्या बताया था? अगर थोड़ा सा देख लेना ना, निग्लेक्शन थ्योरी में क्या होता है कि ये अगर निग्लेक्ट हो गया, चेक करो, तो नीचे 0.05 मेरे रेस्पेक्ट में है तो ऊपर भी निग्लेक्ट हो जाएगा। लो 0.05 कैंसिल भी हो गया, तो x का वैल्यू आ गया बेटा 10⁻⁵। x का वैल्यू क्या आ गया? 10⁻⁵, ठीक है। अच्छा, डिग्री ऑफ आयोनेशन क्या होता है? x/c। तो डिग्री ऑफ आयोनेशन अल्फा का वैल्यू 10x/c कितना? 0.05। सॉल्व कर लेना इसको, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगा। चेक कर लो। क्या भाई?
समझ आया? 0.2% लगभग आएगा, देख लो, बहुत आसान है। हमारा इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताना था, पहले कॉन्सेप्ट समझिए क्यों आपको इस तरह क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, क्योंकि जब भी कभी वॉल्यूम चेंज होगा नया कंसंट्रेशन निकालेंगे। हमारा मतलब बताने का बेटा ये था इसमें, ठीक है? कहानी क्लियर हो रही है? देख लीजिए। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, करेक्ट टू बफर्स x एंड y ऑफ pH इक्वल टू 4 एंड pH इक्वल टू 6। बेसिकली दो आपके पास बफर है, एक का pH 4 है, एक का pH 6 है। करा है HA और सॉल्ट यानी Na, HA और Na से बफर बनाया गया है, ठीक है बेटा? करा बोथ द बफर्स आर 0.5 मोलर इन HA, व्हाट वुड बी द pH ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू बफर्स। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आईटी में आ सकता है ना। दो बफर लिए, उनके इक्वल वॉल्यूम को मिला दिए, तो करा रिजल्टिंग सॉल्यूशन का pH क्या होगा। कहानी क्लियर? अब देखो ध्यान से, करना क्या है कि अगर हम पहले बफर की बात करें, एक्स बफर का, एक्स बफर का pH कितना दिया है 4, तो pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड लगाइए। pKa आपको 5 दिया है क्योंकि Ka 10⁻5 है। एसिड का कंसंट्रेशन दिया है, इससे हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्ट का कंसंट्रेशन निकालेंगे। देखिए pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड, सॉल्ट बाई एसिड की जगह 0.5 किए, यहां से हमने सॉल्व किया तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन आ गया 0.05। क्या कहानी क्लियर हो रही है? दूसरे बफर में बात की, वाई बफर में pH इक्वल टू pKa लॉग सॉल्ट बाई एसिड, pH का वैल्यू 6 दिया था, एसिड का वैल्यू 0.5 दिया था। सिंपल किए, थोड़ा सॉल्व किए तो यहां से सॉल्ट का कंसंट्रेशन आ गया 5 मोलर, यानी वाई बफर में सॉल्ट का कंसंट्रेशन आ गया 5 मोलर। अब आपको क्या करना है, दो बफर है, दोनों का इक्वल वॉल्यूम लिए, इक्वल वॉल्यूम लिए यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम डबल हो गया, यानी कंसंट्रेशन चेंज हो गया। अगर कंसंट्रेशन चेंज हो गया तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें फिर नया कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करते हैं, मिलीमोल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो देखिए न्यू कंसंट्रेशन HA का 0.5 पहले था, 0.5 अभी भी है, तो 0.5 हो गया। समझ में आ रहा है? 0.5V प्लस 0.5V मिलीमोल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 2V, तो ये आ गया 0.5। समझ में आ रहा है? दोनों बफर में 0.5 थे ना बेटा। ये Na का कंसंट्रेशन देखो, Na का एक पहले बफर में सॉल्ट का कंसंट्रेशन आया था 0.05 इंटू V, दूसरे में आया 5 इंटू V डिवाइड बाई 2V, तो ये 2.52 के लगभग आ गया। अब pH इक्वल टू pK लॉग सॉल्ट बाई एसिड कर दिए, सॉल्व कर लीजिएगा, 5.7 के आसपास pH आ जाएगा। क्या कहानी क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनियम सल्फेट in gram which must be added to 500 ml of 0.2 molar ammonia to yield a solution of pH equal to 9। देखिए एक बात मैं बता दूं आपको, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत आसान है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बहुत मुश्किल है कि एडवांस में आए, ठीक है? अभी जब एडवांस में आना नहीं है तो एडवांस के क्रैश कोर्स में ये क्यों? क्या होता है कि इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए, वो किसी भी क्वेश्चन में यूज करा सकता है। कैसे भाई, pH का वैल्यू 9 दिया है, pH का वैल्यू 9, तो POH हो जाएगा 5, क्योंकि बेसिक बफर है, क्योंकि अमोनियम सल्फेट सॉल्ट हो गया, अमोनिया बेस है, बेसिक बफर हो गया। तो क्या बेसिक बफर का फॉर्मूला लगाया, POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस। अमोनियम सल्फेट के हमने n मिलीमोल मान लिए, यानी सॉल्ट का हो गया n मिलीमोल। सो अगर अपन देखें सपोज कि POH इक्वल टू PKB, KB का वैल्यू दिया था 5 इंटू 2 इंटू 10⁻, तो 5 माइनस लॉग 2 PKB हो गया बेटा, प्लस लॉग सॉल्ट। देखिए ध्यान सुनिए, अगर हम ऐसे लिख दें सॉल्ट बाई बेस, बेस का मिलीमोल 100 समझ में आ रहा कैसे आया, 100 मिलीमोल ऐसे आया कि 500 इंटू 0.2 कर दिए, ठीक है? तो 100 मिलीमोल्स बेस का आ गया। अब देखो अगर हमने n कर दिया, सॉल्व करके आंसर निकाल लिया, तो आंसर एक मैच करेगा और ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो गया भाई, क्यों ऐसा क्यों हो गया? सॉल्ट का n ही तो था। बेसिकली क्या है कि अमोनिया यहां आपका बेस है, अगर अमोनिया बेस है तो अमोनिया का बेस का जो सॉल्ट है वो NH4+ है, हमारे को सॉल्ट की जगह पे NH4+ लेना है। सॉल्ट की जगह पे क्या लेना है? NH4+। अगर सॉल्ट की जगह पे आपको NH4+ लेना है तो अमोनियम सल्फेट का अगर हमने N माना है तो अमोनियम आयन का बेटा 2N हो जाएगा, इसलिए यहां 2N लिखना पड़ेगा। जनरली लोग क्या करते हैं कि सॉल्ट की जगह N लिख देते हैं और सॉल्व कर देते हैं और आंसर गलत हो जाता है। तो इसलिए जैसे एसिडिक बफर मान लो, एसिटिक एसिड अगर बफर है एसिडिक तो, और कैल्शियम एसीटेट उसका सॉल्ट है, तो हमारे को बेटा सॉल्ट पे कैल्शियम एसीटेट से मतलब नहीं है, हमारे को मतलब है एसीटेट आयन से। किससे मतलब है? एसीटेट आयन से। तो कैल्शियम एसीटेट का जो होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो एसीटेट आयन आएगा। मतलब अमोनिया बेस है मान लो, तो अमोनिया का सॉल्ट क्या होगा? अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन है ना बेटा सॉल्ट,
अमोनियम सल्फेट नहीं है। सल्फेट से हमारे क्या लेना देना, वो तो स्पेक्टेटर आयन है, उसकी कोई रिएक्शन नहीं होती, हाइड्रोलाइसिस नहीं होती। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हम बेस ले रहे हैं, जो एसिड ले रहे हैं, उसका सॉल्ट क्या है, कॉन्जुगेट। बेसिकली सॉल्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट लेना। तो अमोनियम सल्फेट थोड़ी ना कॉन्जुगेट है अमोनिया का बेटा, अमोनिया का जो कॉन्जुगेट है वो अमोनियम आयन है। इसलिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है जिससे ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। क्या समझ में आ रहा है? अब मैं आपको बता दूं कि अगर कसम दुर्गा माई की, अगर आपको हम लोगों के लेक्चर समझ में आ रहे हैं, लग रहा है कि इस क्रैश कोर्स से एडवांस में आपका फायदा होगा, तो हर एक बच्चा जो लेक्चर देख रहा है और उसके लाइक करना है, उसे कमेंट करना है। बेटा 2 मिनट में कुछ लिखने से समय नहीं चला जाता, बट आपका एक कमेंट टीचर को बहुत ज्यादा मोटिवेट कर देता है। इसलिए आपका मतलब अगर फिर कंडीशन अप्लाई, क्या, अगर आपको लग रहा हो कि इस क्रैश कोर्स से फायदा हो रहा है तभी कमेंट करिए। अगर लग रहा है कि समय खराब हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। लेकिन अगर लग रहा है कि हाँ फायदा हो रहा है, बढ़िया चल रहा है, मोशन फैकल्टी काम कर रही है, लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, तो जरूर 2 लाइन उनके लिए जरूर लिखें, ठीक है बेटा। जो है बहुत आसान से क्वेश्चन लिए गए हैं जो आप इन्हें कर पाओ, और इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आसान है तो एग्जाम में नहीं आ सकते, एग्जाम में भी आ सकते हैं, और सॉलिड क्वेश्चन है ना, कॉन्सेप्ट भी है, जो आपको जो है कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा इंप्रूव हो गई, भाई क्या हो रहा है इसमें। कह रहा कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ PbI2 सॉलिड, KSP आपको दिया है PbI2 का, इन वाटर विच इज 90% डिसोसिएटेड। अब ये वाटर में सॉल्युबिलिटी आपको पता है 4s³ इसका KSP है, 4s³ इक्वल टू KSP कर दीजिए, ऐसा जाएगा, सॉल्युबिलिटी आ गई। लेकिन ये जो 90% लिख दिया है, इसका क्या मतलब है? गलत हो सकता है, सिंगल चॉइस में क्वेश्चन आ सकता है। देखो होगा क्या, होता क्या है एग्जैक्टली में, PbI2 सॉलिड से आप सबको पता है कि हम ऐसे लिखते हैं Pb+2 एक्वस 2i - एक्वस, ठीक है, और इसकी सॉल्युबिलिटी S, यहां 2s लिख देते हैं। एग्जैक्टली में होता क्या है, सॉल्युबिलिटी डिफाइंड कैसे होती है। जब आप सॉलिड को वाटर में ले जाते हो तो इससे क्या होता है कि कुछ सॉलिड का पार्ट Pb एक्वस में कन्वर्ट हो जाता है। समझना बेटा, सॉलिड का कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, PbI2 एक्वस में, और जो ये पार्ट PbI2 एक्वस में कन्वर्ट होता है, बस यही सॉल्युबिलिटी है, S सॉल्युबिलिटी है। मतलब सॉलिड का जितना पार्ट एक्वस में कन्वर्ट होता है उसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं, समझो। और ये एक्वस 100% आयोनाइज हो जाता है। जब ये 100% तो PbI2S है, तो यहां S मिलता है, यहां 2S मिलता है। ये तब है जब ये 100% आयोनाइज होता है। समझ में आया? अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है भैया अब 90% ही आयोनाइज होता है। तो 90% आयोनाइज होता है तो क्या यहां 0.9S लिखिएगा और यहां 0.9S × 2 लिखिएगा, देखो, और KSP का जो वैल्यू लिखिएगा वो लिखिएगा 0.9S और ये हो गया 1.8S का स्क्वायर, और यहां से हम सॉल्व करके S ले आएंगे। सॉल्व करके क्या ले आएंगे, S। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पूछा था सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी आप क्या लिखोगे, सॉल्युबिलिटी S लिखोगे कि 0.9S लिखोगे। आप सॉल्युबिलिटी S लिखोगे कि सॉल्युबिलिटी 0.9S लिखोगे, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ध्यान रखना कि जो सॉल्युबिलिटी होगी वो बेटा S ही होगी, ये देख लो। अगर नहीं आता तो आप कहोगे Pb+2 का कंसंट्रेशन ही तो सॉल्युबिलिटी है, 0.9S होना चाहिए, नहीं, सॉल्युबिलिटी पहले ही डिफाइंड हो जाती है। जितना सॉलिड का पार्ट एक्वस में कन्वर्ट होता है उसी को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। समझ में आया? ध्यान रखना है, आ सकता है क्वेश्चन, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखना। ये जो PbI2 सॉलिड एक्वस में जाता है, यहां सॉल्युबिलिटी डिफाइंड हो जाती है, पहले 100% होता था, अभी 90% हो रहा है। क्वेश्चन ये है, ठीक है। अगला देखो,
करा व्हेन वाटर इज एडेड, देखो वाटर ऐड करने वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं दोनों। करा व्हेन वाटर इज एडेड इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ PbI2। सैचुरेटेड सोल्यूशन समझते हैं आप? सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब होता है बेटा इक्विलिब्रियम। सैचुरेटेड का मतलब इक्विलिब्रियम, यानी ये समझो कि PbI2 सॉलिड का इक्विलिब्रियम आ चुका है। कैसे आएगा? Pb+2 एक्वस +2 माइनस एक्वस, ये इक्विलिब्रियम में है। अब करा इस इक्विलिब्रियम में वाटर मिला दिए तो क्या होगा? सोचो, जब आप वाटर मिलाओगे तो क्या होगा? वाटर मिलाने से क्या होता है? ध्यान से, क्या मोल्स वही रहेंगे? वॉल्यूम बढ़ा दिए, मोल्स बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन। इन दोनों का कंसंट्रेशन, सॉलिड का कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट होता है, इन दोनों का कंसंट्रेशन बेटा क्या हो गया? घट गया। कंसंट्रेशन क्या हो गया? घट गया। अगर कंसंट्रेशन घट गया तो क्या ऑन डाइल्यूशन क्या हम कहेंगे रिएक्शन का डायरेक्शन हुआ फॉरवर्ड। ऑन डाइल्यूशन रिएक्शन का डायरेक्शन क्या हो गया? फॉरवर्ड। अगर रिएक्शन का डायरेक्शन फॉरवर्ड हुआ तो बताओ PbI2 की सॉल्युबिलिटी में क्या फर्क पड़ा? PbI2 की सॉल्युबिलिटी में क्या फर्क पड़ा? और मैं आपको दावे से कह सकता हूं 90% जनता कहेगी कि क्या हो गया? सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। क्यों? अबे फॉरवर्ड हो रही तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। अच्छा सच बताना, कमेंट के माध्यम से बताना, कितने लोगों के मन में विचार आया कि सॉल्युबिलिटी तो बढ़नी ही चाहिए? मतलब एक बार आप, मतलब हम सबके कमेंट पढ़ते हैं ना, ध्यान से सबको कमेंट करना है, सबके कमेंट पढ़े जाएंगे, रिप्लाई भी किया जाएगा। चलो ना, कि जो है आपने, कितने लोगों ने ऐसा सोचा कि सॉल्युबिलिटी बढ़नी चाहिए क्योंकि फॉरवर्ड हो रहा है? चलो देखो, अब ध्यान सुनो। सॉल्युबिलिटी फॉरवर्ड का, आपको सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है बेटा कंसंट्रेशन ना। सॉल्युबिलिटी तो यहां कंसंट्रेशन होती, और आपको बताया था कंसंट्रेशन केवल डायरेक्शन से डिसाइड नहीं होता। डायरेक्शन से डिसाइड क्या होता है? जल्दी बोलो, क्या होता है? मोल। डायरेक्शन से डिसाइड क्या होता है? मोल। तो देखो, अगर यहां मोल्स आ रहे हैं, फॉरवर्ड आ रही, ये तो पक्का है, मोल्स ऑफ Pb+2 इंक्रीज करेंगे तो गारंटीड, सही है। अब ध्यान सुनो, होता क्या है? देखो, KSP का वैल्यू क्या है? Pb+2 का कंसंट्रेशन I माइनस कंसंट्रेशन स्क्वायर। होगा क्या कि अगर आपने इन दोनों का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, अरे तो भाई KSP बढ़ जाएगा, और KSP तो चेंज ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि KSP टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वो डाइल्यूशन से थोड़ी ना चेंज होता है। KSP केवल किससे चेंज होता है? टेम्परेचर से। इसका मतलब KSP तो चेंज होगा नहीं। KSP चेंज नहीं होगा तो इन दोनों का कंसंट्रेशन किसी का भी चेंज नहीं होगा, यानी सॉल्युबिलिटी वही रहेगी। बोले वही रहेगी, फॉरवर्ड जा रही है। देखो, सबसे पहले कंसंट्रेशन घट गया, रिएक्शन गई फॉरवर्ड, कब तक जाएगी? जब तक वापस वही कंसंट्रेशन नहीं आ जाता। इसको कहते हैं इन दिस केस 100% कंपनसेशन विल टेक प्लेस। कंपनसेशन मतलब समझते हो? भरपाई। तो जितना घटा था उतना ही बढ़ जाएगा और फिर सॉल्युबिलिटी वही आ जाएगी। ऐसा क्यों? आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में कॉन्सेप्ट बताया था, याद करो, कि बताया गया था कि अगर स्टोइकोमेट्रिक रेशियो और मोलर रेशियो सेम हो, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो क्या है? 1:2, और सॉल्युबिलिटी क्या है इसकी? S यहां है, लोगों के 2S। तो देखो, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो क्या है? 1:2, मोलर रेशियो क्या है? 1:2। तो बताया गया था 100% कंपनसेशन होता है। कब? जब एक साइड सॉलिड हो और एक साइड एक्वस हो या गैस हो। तो अगर स्टोइकोमेट्रिक रेशियो और मोलर रेशियो सेम है तो 100% कंपनसेशन, मतलब जितना घटा था वापस वहीं आएगा, सॉल्युबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गलत। वेट ऑफ सॉलिड PbI2 डिक्रीजेस, चेक करो, क्योंकि रिएक्शन तो हो रही है फॉरवर्ड हो रही, तो इनके मोल तो बढ़ रहे हैं। अरे मोल आ कहां से रहे हैं? यही तो डिकम्पोज हो रहा है। तो क्या ये भी सही हो गया? चेक करो, I माइनस कंसंट्रेशन क्या होगा? सेम रहेगा। सॉल्युबिलिटी ना 2S तो वही रहेगा, समझ में आया? तो इसका आंसर जो होगा B और C होगा। चेक करो, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट कह रहा है AgCl फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। ध्यान से, AgCl फॉर्म्स अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इन एक्वस AgNO3। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बेटा ये है कि जो AgCl सॉलिड है ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बना रहा है, मतलब कि इक्विलिब्रियम बना रहा है। क्या ये Ag++Cl- ऐसे इक्विलिब्रियम बनाएगा?
एक्वस एक्वस, तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S हो तो यहां S मिलेगा, यहां S मिलेगा। लेकिन क्योंकि कह रहा है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन वाला, लेकिन AgNO3 सोल्यूशन में, तो AgNO3 में Ag प्लस भी तो होगा, वो मान लीजिए A है, ये A वो है जो AgNO3 से है, ये इक्विलिब्रियम है। अब हमने क्या किया, इसमें डाइल्यूशन किया, वाटर मिलाया। जब वाटर मिलाया तो ये वाटर मिलाया तो वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो इनके कंसंट्रेशन बेटा क्या हो गए, कम हो गए। जब इनके कंसंट्रेशन कम हो गए, ध्यान से, जब इनके कंसंट्रेशन कम हो गए, क्लियर करना, जब इनके कंसंट्रेशन कम हो गए तो कंसंट्रेशन को फुलफिल करने के लिए रिएक्शन कहां जाएगी बेटा, फॉरवर्ड। कहां जाएगी रिएक्शन, फॉरवर्ड। अब जब फॉरवर्ड जाएगी तो क्या फिर वही आंसर आएगा, नहीं, अब नहीं, अब गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है समझो, ध्यान सुनो। ये वो केस है केमिकल इक्विलिब्रियम का जिसमें एक साइड सॉलिड होता है, यानी सॉलिड का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा, केवल एक ही साइड कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। और यहां मोलर रेशियो क्या है, 1:1, और यहां स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1:1, सॉरी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बेटा, 1:1। मोलर रेशियो क्या है, S + H2S, 1:1 नहीं है, यानी मोलर रेशियो और स्टोइकोमेट्रिक रेशियो सेम नहीं है। अगर मोलर रेशियो और स्टोइकोमेट्रिक रेशियो सेम नहीं है तो फिर 100% कंपनसेशन नहीं होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, इस बात की 100% गारंटी है, ना आपने कहीं पढ़ा होगा, मतलब है, सेट है, ये बिल्कुल एकदम नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसलिए कह रहे हैं एडवांस में आ सकता है, ठीक है। यहां स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1:1 है, मोलर रेशियो S + H2S है, यानी कि 1:1 नहीं है। तो अगर एक साइड, ध्यान सुनिएगा, एक साइड सॉलिड है, दूसरे साइड चेंज हो रहा है, ऐसे जरूरी नहीं कि रिएक्टेंट इधर भी, इधर एक्वस हो सकता है, उधर सॉलिड हो सकता है, मतलब रूल क्या है कि एक साइड सॉलिड होना चाहिए, दूसरे साइड गैस या एक्वस होना चाहिए। सो अगर स्टोइकोमेट्रिक रेशियो मोलर रेशियो डिफरेंट हैं तो फिर 100% कंपनसेशन नहीं होगा। फिर क्या होता है, फिर उस केस में बेटा क्या होता है, एक का घटता है दूसरे का बढ़ता है, एक का घटेगा एक का बढ़ेगा। अब किसका घटेगा किसका बढ़ेगा ये समझना है ध्यान से। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करो, डायरेक्शन प्रेडिक्ट करो कि यार डायरेक्शन क्या होनी चाहिए रिएक्शन की। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन से रिएक्शन कहां हो गई बेटा, फॉरवर्ड। अगर फॉरवर्ड हुई तो अकॉर्डिंग टू द, समझिएगा ध्यान से, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन कंसंट्रेशन शुड बी इंक्रीज्ड। देखो फॉरवर्ड जा रही है तो कंसंट्रेशन शुड बी इंक्रीज्ड, कायदे से कंसंट्रेशन बढ़ना चाहिए। तो ध्यान से, तो जो लिमिटिंग होगा, जो लिमिटिंग होगा उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है। अब इसमें लिमिटिंग कौन हुआ भाई, S/1 S + A/1, तो लिमिटिंग तो Cl- हुआ ना, तो इसका मतलब Cl- का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, Ag+ का घटेगा। चेक करो तो अच्छा, सॉल्युबिलिटी, अब हुआ सॉल्युबिलिटी, भाई सॉल्युबिलिटी तो Cl- का कंसंट्रेशन है, तो Cl- का कंसंट्रेशन ही सॉल्युबिलिटी है। क्यों, क्योंकि Cl- ही तो पूरा AgCl से आ रहा है, Ag+ का कंसंट्रेशन देख के सॉल्युबिलिटी नहीं कर सकते, क्यों, वहां बेटा A भी तो है, तो यहां Cl- से जो भी आ रहा है वो AgCl से, यानी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, Cl- का कंसंट्रेशन बढ़ गया, Ag+ का घट गया, ये आंसर आएगा। देखो ABCD चेक करो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब आपने पढ़ा ही नहीं होगा ये कॉन्सेप्ट, देख लो, ठीक है। अगर पढ़ा हो तो हमारे को बताना जरूर कि मैंने सर इस बुक में पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि है नहीं कहीं, नया बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करिए। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा ये क्वेश्चन है आपके, देखिए पहला क्वेश्चन है बेटा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड हाइड्रोक्साइड इन वाटर इक्वल टू 10⁻⁵। देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड हाइड्रोक्साइड आपको दी है वाटर में, ठीक है। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड हाइड्रोक्साइड इन बफर सॉल्यूशन हैविंग pH इक्वल टू 8। इस तरह क्वेश्चन पिछले साल एडवांस में आ चुका है, ठीक है।
तो देखिए करना क्या होता है इसमें, आपको जो लेड हाइड्रोक्साइड है ये आपको आ गया Pb+2 अगर सॉल्युबिलिटी S की S है तो ये 2S होगा। KSP का वैल्यू होगा S इंटू 2S का स्क्वायर यानी 4S3। दिस इज इक्वल टू 4 10⁻⁵ का क्यूब, तो यह जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻15। ये देखिए क्लियर, समझ में आया? देख लीजिए। अब आपको कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी निकालना है बफर में। देखो बफर की खास बात क्या होती है, जो KSP होगा बेटा वो होगा आपका Pb+2 कंसंट्रेशन OH माइनस कंसंट्रेशन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बफर की खास बात क्या होती है कि बफर का H+ एंड OH माइनस कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता। तो देखो क्योंकि ये OH माइनस तो बफर से आएगा, यानी यहां पे आप ऐसे समझो कि जो Pb+2 का कंसंट्रेशन होगा दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड हाइड्रोक्साइड इन बफर सॉल्यूशन। तो यहां पे आप देखो कि यहां पे आप क्या लिखोगे, Pb+2 कंसंट्रेशन। अब pH का वैल्यू 8 दिया है तो pOH बेटा 6 हो जाएगा, तो 10⁻⁻6 का स्क्वायर। तो यहां से 4 इंटू दिस डिवाइड बाई 10⁻⁻12 इक्वल टू Pb+2 कंसंट्रेशन and it is equal to 4 into 10⁻⁻3। तो solubility in buffer solution, solubility in buffer solution equal to 4 into 10⁻⁻3। ये देखिए क्लियर है बेटा, बात समझ में आ रही है? ये देखो, तो ये जो है आपको क्लियर हो गया कि भाई कैसे कैसे हम सॉल्युबिलिटी बफर में निकालते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है विल अ प्रेसिपिटेट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बी फॉर्म्ड इन अ 0.001 मोलर सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट इफ द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज एडजस्टेड टू 9। ठीक है, ठीक है भाई। देखो अब इसमें क्या है कि मैग्नीशियम नाइट्रेट का कंसंट्रेशन दिया है, तो यहां से आप लिख सकते हो कि Mg+2 का जो कंसंट्रेशन आएगा वो आएगा 0.001। अच्छा क्वेश्चन ये है कि प्रेसिपिटेट होगा कि नहीं होगा। तो देखो pH का वैल्यू आपको 9 दिया है बेटा, अगर pH का वैल्यू 9 दिया है तो POH हो जाएगा 14 - 9, ये हो गया 5। चेक करो, तो OH माइनस कंसंट्रेशन हो जाएगा 10⁻⁻5। तो यहां से आप क्या करो, QSP का वैल्यू निकाल लो। QSP लिखोगे Mg+2 OH माइनस का स्क्वायर, तो Mg+2 है 10⁻⁻3, OH माइनस का स्क्वायर मतलब 10⁻⁻5 का स्क्वायर। चेक कर लो बेटा, तो यहां से QSP का वैल्यू आ जाएगा 10⁻⁻10 - 13। ये देखिए KSP दिया है ये, तो क्या हम कहेंगे कि QSP जो है, QSP क्या लेस देन KSP है? चेक करो, इसका मतलब हम कहेंगे नो PPT। चेक करो, नो PPT। इसका मतलब ध्यान सुनना, इसका मतलब Mg+2 और OH माइनस की कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्या भाई बात समझ में आ रही है? तो ये क्लियर हो गया। देख लो प्रेसिपिटेशन के लिए क्या करते हैं, प्रेसिपिटेशन के लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है कि QSP का वैल्यू ग्रेटर देन KSP होना चाहिए। ये देखिए कह रहा सैंपल ऑफ हार्ड वाटर, ध्यान से सुनिएगा भाई, सैंपल ऑफ हार्ड वाटर कंटेन्स 0.005 मोलर CaCl2। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो Ca+2 का कंसंट्रेशन है वो है आपका 0.005। ये देखो, ठीक है। What is the minimum concentration of Na2SO4 which must be added for removing Ca+2 ion from this water sample? देखिए Ca+2 को रिमूव करना है, Ca+2 को रिमूव करना है मतलब प्रेसिपिटेट बनाना है, यानी कि क्या बनाना है, कैल्शियम सल्फेट। तो अगर प्रेसिपिटेट होना है तो क्या QSP का वैल्यू ग्रेटर देन KSP होना चाहिए। QSP का मतलब Ca+2 कंसंट्रेशन सल्फेट आयन कंसंट्रेशन का वैल्यू ग्रेटर देन KSP
यानी कि 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 5 होना चाहिए। Ca+2 का कंसंट्रेशन आपको दिया है बेटा, ये 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू सल्फेट आयन कंसंट्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो जो सल्फेट आयन होगा वो ग्रेटर देन 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 2/5। ये देखो, क्लियर? क्या भी बात समझ में आ रही है? तो यह आ जाएगा 5.8 ना, नहीं 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3। चेक करो बेटा, यानी इससे कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। अगर इससे कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, यानी कि मिनिमम वैल्यू यही हो गई 4.8। अच्छा एक बात और सुनो, अब मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया इसी को और एग्जैक्ट 4.8 दिया है, तो फिर आंसर नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्टली 4.8 नहीं, उससे थोड़ा ज्यादा, तो स्लाइटली ग्रेटर देन वाला जो आंसर होगा बेटा वो आंसर हो जाएगा। क्या कहानी के लिए? बहुत आसान से क्वेश्चन है तीनों, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्योंकि क्वेश्चन टफ थोड़ी ना होता है, थोड़ा सा दूसरे टाइप का होता है। चेक कर लो बेटा। हाँ भाई, तो क्या कहते हैं, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN इन बफर सॉल्यूशन हैविंग pH equal to 3, Ka ऑफ HCN दिया, KSP ऑफ दिस दिया। इस तरह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कई बार आ भी चुका है, आगे आ भी सकता है, ठीक है। सो देखिए तरीका क्या है, सेट तरीका है। अगर आप बुक का मेथड देखिएगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान सुनिएगा। देखो अपने क्या है, अपन ने AgCN सॉलिड लिया, उसको वाटर में डाला। जैसे ही वाटर में आप डालोगे, देखो होगा क्या एग्जैक्टली में, अगर आपको ये मेथड समझ में आ गया बहुत आसान है। जैसे ही आपने इसको वाटर में डाला, ये चेंज हुआ बेटा Ag+Cn माइनस में, ठीक है। मान लीजिए कि इसकी सॉल्युबिलिटी S है, ये सॉलिड है, और इसकी सॉल्युबिलिटी S है। अच्छा ये पहले तो आयोनाइज हो गया। अब सोचो कि उस सॉल्यूशन में इसको डाला गया है जो ऑलरेडी बफर सॉल्यूशन है, और उसका pH है, pH कितना है बेटा, उसका 3 है। यानी pH 3 का मतलब कि H प्लस कंसंट्रेशन 10⁻³ है। तो Cn माइनस बनते ही क्या हुआ, ये H प्लस से कंबाइन करने लगा और बनाने लगा HCN। और क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा बेटा 1/Ka, और 1/Ka का वैल्यू हो गया 10⁻10। अच्छा 10⁻10 बहुत बड़ी वैल्यू है। जितना ज्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उतना रिएक्शन कहां जाती है, फॉरवर्ड। यानी ये रिएक्शन ऑलमोस्ट कहां चली गई होगी, फॉरवर्ड। सो अगर ये फॉरवर्ड चली गई तो समझो ये Cn माइनस जो S था यहां आ गया, ये 10⁻³ खास बात कि H प्लस का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बफर है ना बेटा, बफर का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता। तो ये जब ऑलमोस्ट फॉरवर्ड गई तो ये जो वैल्यू है ये 0 को टेंड कर गई, उसकी वैल्यू y मान लेते हैं। अच्छा एग्जैक्टली 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एग्जैक्टली 0 हो गई तो भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इनफाइनाइट हो जाएगा ना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनफाइनाइट तो नहीं है, तो टेंडिंग टू 0 है, उसको हम y मान लेते हैं। और यहां 10⁻³ माइनस S लिखना चाहिए, क्योंकि अगर ये S गया तो H प्लस H, लेकिन इसको नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये बफर है, बफर का pH में चेंज नहीं होगा, और ये S बन गया। अब देखो Cn माइनस का कंसंट्रेशन कितना हो गया यहाँ y, तो क्या यहां भी Cn माइनस का क्या हो जाएगा बेटा y। तो देखो ऊपर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है KSP, KSP की वैल्यू आएगी S इंटू y, यहां से y का वैल्यू आ जाएगा KSP/S। देखना एक लाइन में आंसर आएगा। और यहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बेटा 1/Ka, और 1/Ka आप लिखना S/y इंटू 10⁻³ S की जगह आप लिखना, S तो ऐसे ही रहेगा, y की जगह लिखना KSP/S दिस। यानी क्या हो गया देखना, KSP इंटू 10⁻³ का अंडर रूट। ये लो आ गया आंसर, हो गया भाई, हो गया। लग रहा होगा अरे यार तो बहुत आसान है, आसान ही है, आयनिक बहुत आसान सा चैप्टर है बेटा। देख लो KSP का वैल्यू आपको दिया था 10⁻16, K हो गया 10⁻10, तो ये 10⁻- कितना हो गया 10⁻16, 10⁻6 हो गया, -6 -3 10⁻9 हो गया।
क्या आप सॉल्व कर लोगे? सॉल्व तो कर लोगे ना, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसको देखो, कह रहा गिवन AgNH3 होल ट्वाइस, ये आपको इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, Kc दिया है इसका 10⁻⁸। ठीक है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, समझना बेटा क्या लिखा है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स व्हेन AgCl सॉलिड इज एडेड इन 1 मोलर अमोनिया। ये मैं आपको बता दूंगा, IIT का पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, सो जो है ध्यान से, कैसे ये ध्यान रखना, पुराना क्वेश्चन है तो ये रिपीट कर सकते हैं या इसी तरह का भी आ सकता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सीखिए आप। ठीक है, आपको जो है आयनिक में जो है आपको समझ में आएगा कि यार बहुत आसान आयनिक है। देखो, तो ऐसे सोचो कि हमें क्या पता था भाई AgCl सॉलिड है, अपन ने उसको डिसॉल्व किया, ये डिसॉल्व हुआ तो पहले बना Ag प्लस Cl-। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी सॉल्युबिलिटी S थी। अब क्योंकि आपने इसको डिसॉल्व किसमें किया है? अमोनिया में, तो यानी Ag प्लस बना और अमोनिया पड़ा था सोल्यूशन में, तो क्या ये रिएक्शन होने लगी तुरंत? ये देखो, क्या ये रिएक्शन होने लगी? देखो, अगर ये रिएक्शन होने लगी तो इसका मतलब इसका इक्विलिब्रियम जो है वो के इक्विलिब्रियम जो है बेटा वो 1/Kc होगा जो ऊपर दिया है, यानी 10⁸। और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻³ से ज्यादा हो तो समझ लेना 100% रिएक्शन हो जाती है। 100 का मतलब टेंडिंग टू 100, यानी कि देखो Ag प्लस कितना था यहाँ S, अमोनिया कितना था 1। ठीक है, तो यहां इसको अपन ने कहा कि यार ये खत्म हो गया, Y बच गया, Y टेंडिंग टू 0 है, तो यहां क्या बचाओगे 1 - 2S और यहां क्या बचाओगे S। चेक करो। अच्छा, Ag प्लस यहाँ Y है तो यहां भी काट के आप क्या लिख दीजिए Y। अब ऊपर वाला इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है एक प्रकार से, Ksp का वैल्यू हो गया Y × S और नीचे हो गया 10⁸ का वैल्यू आप लिखना बेटा S/Y 1 - 2S का स्क्वायर। ये देखो Y की जगह पे क्या लिख दीजिएगा Ksp/S। तो देखो 10⁸ = S Ksp/S 1 - 2S का स्क्वायर। तो यहां से आप देखोगे कि 10⁸ × Ksp का अंडर रूट = आ जाएगा आपका S/1 - 2S। ये देखो, चेक कर लो। ठीक है, तो यहां से S का वैल्यू आ गया 1/12। ये देखो ऐसी तो। अच्छा, कॉम्प्लेक्स का कंसंट्रेशन निकालना था, यही तो है एस कॉम्प्लेक्स का कंसंट्रेशन। देखो, अच्छा ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता था कि कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl सॉलिड इन अमोनिया। सेम क्वेश्चन, सेम ही तो है, AgCl सॉलिड की सॉल्युबिलिटी ही तो है। कॉम्प्लेक्स, अच्छा आईटी में जो क्वेश्चन पूछा था उसमें कॉम्प्लेक्स का कंसंट्रेशन पूछा था, तो हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl बताओ, लो कॉम्प्लेक्स बन गया। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो क्या भाई, इसको देखो। करा सॉल्यूशन हैज 0.05 मोलर Mg+2 एंड 0.05 मोलर अमोनिया, मतलब मैग्नीशियम और अमोनिया आपका है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब क्वेश्चन ये है कि कितना अमोनियम क्लोराइड मिला दिया जाए जिससे इसका प्रेसिपिटेशन ना हो। अच्छा, प्रेसिपिटेशन ना हो अगर, तो क्या QSP का वैल्यू लेस देन KSP होना चाहिए भाई। ये अगर प्रेसिपिटेशन ना हो तो ये कंडीशन है। QSP क्या लिखिएगा, QSP आप लिखिएगा बेटा Mg+2 कंसंट्रेशन OH माइनस का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू KSP कहां दिया है आपको, ये दिया है 9 × 10⁻⁻12। ठीक है। अच्छा, Mg+2 0.05 है तो OH माइनस कंसंट्रेशन स्क्वायर ये आ जाएगा 9/0.05 × 10⁻⁻12। चेक कर लो, कोई डाउट हो तो देख लो। तो यहां से जो है ये आ जाएगा बेटा 1.8 × 10 की पावर कितना हो जाएगा 1.8 × 10⁻⁻10 और तो OH माइनस का वैल्यू जो आ जाएगा
वो लेस देन इक्वल टू 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10। चेक करो, अब अंडर रूट 1.8, अब अंडर रूट 1.8 निकालना, तो देखो सिंपल सा तरीका आपको बताएं। जैसे 1.3 है, उसका स्क्वायर कितना होता है? 1.69, 1.69 होता है, ठीक है। 1.4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 1.96, और ये है 1.8, यानी 1.69 और 1.96 के बीच में, यानी आंसर 1.3 से बड़ा, 1.4 से छोटा। समझ आ रहा है? तो लगभग, आप एग्जैक्ट तो पता नहीं कर सकते हम, लगभग जो है अपन ये लिख देंगे कि OH माइनस लेस देन 1.34 इंटू 10 की पावर माइनस 4 माइनस 5। मतलब ऐसे, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन ऐसे लिख सकते हैं। यानी OH माइनस कंसंट्रेशन अगर इससे कम होगा तो फिर प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, ठीक है। अब ये हुआ कि OH माइनस कंसंट्रेशन जो है कम कैसे होगा? तो देखो, कम ऐसे होगा कि भाई अमोनिया जो था पहले आयोनाइज हो रहा था, या वाटर से रिएक्शन करके पहले आयोनाइज हो रहा था ऐसे, ठीक है। अब आपने इसमें अमोनियम क्लोराइड मिला दिया, अमोनियम क्लोराइड मिलाया तो यहां अमोनियम आयन बढ़ गया, अमोनियम आयन बढ़ गया तो रिएक्शन बैकवर्ड गई तो OH माइनस कंसंट्रेशन घट गया तो प्रेसिपिटेशन रुक गया। इसलिए देखो, अब ये हुआ कितना मिलाया जाए, तो देखो 0.05 माइनस एक्स, यहां से बेटा x, और ये मान लीजिए C क्या है? जो आपने बाहर से अमोनियम आयन मिलाया है। अच्छा, OH माइनस कंसंट्रेशन ये रख दीजिएगा, ठीक है। और Kb, जो Kb का वैल्यू आएगा, Kb इक्वल टू आप लिखोगे x प्लस सी इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन रखना 1.34 इंटू 10 की पावर माइनस 5, ठीक है। ये x वही है 1.34 ना, एंड दिस डिवाइडेड बाई 0.05 माइनस एक्स। Kb का वैल्यू दिया है बेटा, ये सॉल्व करना है ना, ये निगलेक्ट हो जाएगा ना, और ये आपको दिया है आपको 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5। सॉल्व कर लीजिएगा तो यहां से C आ जाएगा, वही आंसर होगा। चेक कर लो, सॉल्व कर लोगे भाई। यहां से अपन क्या करेंगे, देखो x की वैल्यू निगलेक्ट हो गई 0.05, यहाँ x वही है, x क्या है ये 1.34, तो ये निगलेक्ट हो गया, C इससे डिवाइड करना, C आ जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा, क्यों प्रेसिपिटेशन रुक रहा? समझ में आ गया ना, क्योंकि जब आप अमोनियम आयन मिलाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, OH माइनस कंसंट्रेशन घट गया, OH माइनस जैसे ही घटेगा प्रेसिपिटेशन रुक गया। देखो क्या भाई, सॉल्व कर लोगे ना बेटा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, करा एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल ब्रोमाइड 0.05 मोलर इज सैचुरेटेड विद H2S solution. What is the minimum pH at which MS will precipitate? तो इसमें आपको क्या होगा कि H2S का कंसंट्रेशन दिया है, ठीक है बेटा, H2S का कंसंट्रेशन दिया है, K1 K2 दिया है। सो आप ऐसे सोचो H2S जो आयोनाइज होगा वो आपका H प्लस का इसको, यानी कि 2H प्लस प्लस सल्फाइड आयन। अच्छा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा बेटा K1 K2, तो K1 K2 आप लिख सकते हैं H प्लस का स्क्वायर सल्फाइड आयन, ओके। अब देखो, फॉर प्रेसिपिटेशन क्या QSP ग्रेटर देन KSP होना चाहिए? QSP ग्रेटर देन KSP, ये क्या है QSP M+2 सल्फाइड आयन ग्रेटर देन KSP। तो यहां से बेटा M+2 का वैल्यू आपको पता है 0.05, तो यहां से क्या सल्फाइड आयन का वैल्यू ग्रेटर देन KSP बाई M+2 लगा दीजिएगा। अब ध्यान से देखो, यहां से जो H प्लस का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? H प्लस का वैल्यू आएगा K1 K2 बाई सल्फाइड आयन का अंडर रूट। ये देखो, यहां सल्फाइड आयन रखोगे तो H प्लस आ जाएगा, फिर आप जानते हो आगे आपको क्या करना है, H प्लस आ गया, pH आ गया, नोट कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन और शानदार है। क्वेश्चन शानदार क्यों है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बेटा इसमें खास बात पता क्या है, इसमें दो दिए हैं और कह रहा है एक को प्रेसिपिटेट कराना है। समझो, आपके देखो A+2 है, B+2 है, तो A+2 है, B+2 है, तो AS भी प्रेसिपिटेट हो सकता है, BS भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन देखिए, कह रहा सोल्यूशन हैविंग 0.01 मोलर A+2 एंड 0.01 मोलर B+2,
is saturated with 0.1 molar H2S solution. Find the minimum pH at which only BS will precipitate. समझो, अगर केवल BS को precipitate होना है तो देखो क्या लिखिएगा कि for BS QSP का वैल्यू ग्रेटर देन KSP होना चाहिए, ठीक है, प्रेसिपिटेट होना ना बेटा BS को, और B+2 का कंसंट्रेशन कितना है, B+2 0.01, तो B+2 सल्फाइड आयन ग्रेटर देन BS का KSP कितना बेटा 10⁻⁻23, तो B+2 है 0.01, तो यहां से सल्फाइड आयन का वैल्यू ग्रेटर देन 10⁻21 आ जाएगा, चेक कर लेना बेटा, ठीक है। एंड फॉर AS देखो, फॉर AS क्या QSP का वैल्यू लेस देन इक्वल टू KSP होगा, यहां इक्वालिटी आएगी, और यहां पे आप लिखोगे A+2 कंसंट्रेशन सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन लेस देन KSP, तो सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन लेस देन इक्वल टू KSP AS का दिया था 10⁻18, तो 10⁻16 हो जाएगा, ये देखो, यानी अगर सल्फाइड आयन का वैल्यू ग्रेटर हो 10⁻21 से और लेस देन इक्वल टू 10⁻16 से, ये देखो, ये देखो, अगर ऐसा हो तो हम कहेंगे ओनली BS विल प्रेसिपिटेट। अच्छा, आपको इसलिए एक लिख दिया है हमने, पहले समझो इसका लॉजिक क्या है। क्वेश्चन आ सकता है इसमें क्या, द रेंज ऑफ सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन फॉर विच ओनली BS विल प्रेसिपिटेट, देख लो, क्लियर, ये आ गया। लेकिन अपना क्वेश्चन ये नहीं था, अपना तो पीएच बताना था, तो देखो क्या फिर वही कॉन्सेप्ट अभी जो बताए थे, H2S को आयोनाइज करो 2H प्लस सल्फाइड आयन, क्योंकि देखो K2 से क्या आ रहा है कम, इसका मतलब बाहर से H प्लस है, तो यहां से आप लिखोगे कि भाई Ka1 K1 K2 दिया था ना सल्फाइड आयन का, K1 K2 Ka1 Ka2 इक्वल टू H प्लस का स्क्वायर सल्फाइड आयन बाई H2S, ये देखो, तो यहां से 10⁻20 हो गया इक्वल टू H प्लस का स्क्वायर, सल्फाइड आयन का वैल्यू एक रखो आप 10⁻21, दिस डिवाइड बाई H2S, तो 0.1 था बेटा, तो यहां से हो गया 10⁻21, देखो, और 10⁻21 का अंडर रूट इक्वल टू H प्लस, सो H प्लस का वैल्यू आ गया 0 की 1 मोलर, H प्लस का वैल्यू क्या आ गया 1 मोलर, चेक कर लो। अच्छा, दूसरा सल्फाइड आयन रख दो 10⁻16, तो वहां से H प्लस का वैल्यू आ जाएगा 10⁻21 था ना, 21, यहां 10⁻16 का अंडर रूट, तो यह आ जाएगा आपका -16 है ना, 16 5 21, 10⁻10 यानी कि 10⁻−2.5 ना, ठीक है। तो ये समझो कि H प्लस का जो रेंज आ गया, समझो H प्लस कंसंट्रेशन का जो रेंज आया वो क्या आया, चेक करो भाई। आपने क्या किया कि जब 10⁻16 रखा, तो देखो 10⁻2.5 है और 1 है, तो 10⁻2.5 से बड़ा और छोटा 1 से, और इक्वालिटी कहां आएगी ये चेक कर लो, इक्वालिटी यहां आएगी, ये देखो, चेक करो, क्लियर भाई, ये वाले रखोगे तो यहां इक्वालिटी आएगी, तो पीएच कितना हो जाएगा, पीएच की रेंज क्या हो जाएगी, पीएच की रेंज हो जाएगी बेटा 1 से लेके 2.5 तक, ये देखो, नहीं 1 से क्यों, ये 1 H प्लस है ना बेटा, पीएच तो लॉग माइनस लॉग ऑफ H प्लस क्या हो जाएगा 0। सो अगर पीएच का वैल्यू 0 से लेके 2.5 तक होगा तो केवल BS प्रेसिपिटेट करेगा, देखो मिनिमम पीएच क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू 0 हो गया, कोई ऑप्शन नहीं है तो 0 हो गया, देखो मैक्सिमम पीएच अगर पूछता तो क्या होता 2.5 होता। देखो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बना सकता है, H प्लस कंसंट्रेशन का रेंज बताओ जिसमें केवल BS प्रेसिपिटेट करे, सल्फाइड आयन का रेंज बताओ जिसमें BS प्रेसिपिटेट करे, पीएच का रेंज बताओ जिसमें BS प्रेसिपिटेट करे, चेक कर लो,
पहले बताओ कहानी क्लियर हुई? जब क्वेश्चन आए कि एक ही प्रेसिपिटेट करना है तो जो प्रेसिपिटेट करना है उसका क्यूएसपी ग्रेटर देन कर दो, और जिसका प्रेसिपिटेशन नहीं होना उसका क्यूएसपी लेस देन इक्वल टू कर दो। निकालते जाओ, देख लो। ठीक है, चलो भाई ये देखते हैं। ये देखिए, करा सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड अमोनियम एसीटेट। इसका के दिया है, के भी दिया है के 10 की पावर -5 है, यानी के भी बड़ा है। अब करा सॉल्युबिलिटी आपको कंपेयर करनी, ये एकदम नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है एडवांस के लिए, कि सॉल्युबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे। तो देखो ध्यान सुनना, ध्यान से। होता क्या है कि अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो देखो CH3CO- या CH3CONH4, यहां से ये जब वाटर में डालोगे तो CH3CO- और NH4+ में टूटेगा। अब सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ती है? अगर इनमें से कोई भी घटने लगा, अगर इनमें से कोई भी घटने लगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अब ये देखना है कि यार इनमें से घटेगा कैसे। तो देखो आपके पास क्या है, बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन है एक आपका जो है, बफर सोल्यूशन में के है और के भी है। ठीक है, ध्यान से ध्यान रखना, बफर सोल्यूशन है हैविंग सेम पीएच एंड पीओएच। मतलब अगर बेसिक बफर लेंगे, ध्यान रखना गड़बड़ मत करना, इसमें और एक ऐड करना पड़ेगा कि जैसे पीएच का वैल्यू 3 है, एसिडिक बफर अगर लोगे तो पीएच का वैल्यू 3 है, और बेसिक बफर लोगे तो पीओएच का वैल्यू 3 है। मतलब एसिडिक बफर में पीएच का वैल्यू 3 है और बेसिक बफर में पीओएच का वैल्यू 3 है। ठीक है बेटा, क्योंकि ये अलग अलग कर दोगे तो कंपेयर नहीं कर पाओगे, क्यों दिया नहीं होता है। तो अपन मानते हैं कि अगर एसिडिक बफर है तो पीएच का वैल्यू 3 है, बेसिक बफर है तो पीओएच का वैल्यू 3 है। तो देखो क्या होगा कि मान लो एसिडिक बफर है, एसिडिक बफर है तो ये वाला एनायन तुरंत H+ से कंबाइन करेगा और बनाएगा CH3CO- प्लस H+ गिव्स CH3COH, और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा 1/Ka। यानी जिसका 1/Ka ज्यादा, वो ज्यादा ये रिएक्ट करेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। यानी बेसिकली 1/Ka बड़ा है कि 1/Kb बड़ा है, इससे डिसाइड की जाती है सॉल्युबिलिटी। यानी देखो अगर आप देखो कि Kb बड़ा है, Kb बड़ा है ना बेटा, Kb बड़ा है यानी 1/Kb छोटा हो गया। Kb बड़ा है यानी 1/Kb क्या हो गया, छोटा, और 1/Ka हो गया बड़ा। इसका मतलब एसिडिक बफर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, फिर बेसिक बफर में होगी, फिर वाटर में होगी। पहले कॉन्सेप्ट समझो, क्यों फिर से समझो। ये CH3CO- है, एसिडिक बफर में H+ से कंबाइन करेगा तो CH3CO- प्लस H+ गिव्स एसिटिक एसिड, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा 1/Ka। अगर बेसिक बफर है तो NH4+ OH- से कंबाइन करेगा, NH4OH बनाएगा, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/Kb होगा। तो अगर 1/Ka बड़ा है तो इसका मतलब एसिडिक बफर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, और 1/Kb बड़ा है तो बेसिक बफर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। वाटर तो सबसे लास्ट में ही आता है ना, तो इसका मतलब हुआ कि Kb इसमें बढ़ा है तो 1/Kb छोटा हो गया, तो सबसे ज्यादा होगी एसिडिक बफर में, फिर बेसिक बफर में, फिर वाटर में। क्या कहानी क्लियर हुई प्यारे बच्चों? बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। देखिए बेटा पैराग्राफ है, पैसेज करा 11.1 ग्राम CaCl2 is dissolved in 2 liter of water and 1.2 ampere current is passed for 9.65 hours. Okay, select the correct statement. Only H2 gas will be evolved at cathode, only O2 gas, ये सब आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। देखिए होता क्या है, आपको 11.1 ग्राम CaCl2 दिया है और फिर आपको टाइम और एम्पियर में भी करंट भी दिया है। तो देखो होता क्या है, सबसे पहले आप क्या करो, इसमें सबसे पहले आप निकालो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2 हैं कितने आपके पास, तो 11.1 डिवाइड बाई 11, ये हो गया इसका मोल, इंटू n फैक्टर 2, तो ये आ गया बेटा 0.2। ठीक है, अब आप क्या करो, अब आप निकालो नंबर ऑफ फैराडे। नंबर ऑफ फैराडे कैसे निकालते हैं, IT
डिवाइड बाई 96500, ठीक है। सो यहां से आ जाएगा I 1.2, टी जो आपका दिया है 9.65 आवर्स, मिनट हो गया, ये सेकंड हो गया, दिस डिवाइड बाई 96500। तो आप सॉल्व करोगे तो शायद यहां से 0.432 आएंगे। चेक करो, यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितने ग्राम इक्विवेलेंट आपके CaCl2 के हैं उससे ज्यादा फैराडे आप पास कर रहे हो। ये तो मतलब हुआ, उससे ज्यादा फैराडे पास कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि CaCl2 तो आपका जितना इलेक्ट्रोलाइज होना था हो गया। तो इसका मतलब देखो कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी। कैथोड पे आपको पता है Ca+2 की जगह वाटर होता है, सबको पता है। वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 प्लस 2 OH माइनस। एनोड पे क्या होगी? एनोड पे होगी आपकी 2Cl माइनस से Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। देख लो। अच्छा, ये जो रिएक्शन होगी ये होगी ओनली फॉर 0.2 फैराडे। ये देखो 0.2 फैराडे तक ये रिएक्ट होगी। क्यों? क्योंकि 0.2 फैराडे का मतलब 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट। Cl माइनस तो खत्म ही हो गया ना भाई। CaCl2 का अगर 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट है तो Cl माइनस का भी है 0.2, तो Cl माइनस तो खत्म हो गया। इसका मतलब इसके बाद ये रिएक्शन खत्म नहीं हुई। समझना अब क्या होगा? अब क्या होगा, कैथोड पे तो यही रिएक्शन कंटिन्यू रहेगी, लेकिन जो एनोड पे होगी, अब एनोड पे क्योंकि Cl माइनस खत्म हो चुका है तो अब एनोड पे वाटर का ऑक्सीडेशन होने लगेगा और ये होगी फॉर 0.232 फैराडे। 0.232 क्यों भाई? इसलिए कि 0.432 फैराडे टोटल पास करो। 0.2 फैराडे आपका Cl माइनस खा गया है, रिमेनिंग कौन खाएगा? वाटर। तो हम क्या कहेंगे कि कैथोड पे आपको क्या मिला? कैथोड पे ओनली H2 गैस मिलेगी, यानी ओनली H2 गैस विल बी इवॉल्व्ड एट कैथोड। ये सही है। तुमसे कहा जाएगा ओनली O2 गैस इज इवॉल्व्ड एट एनोड, गलत हो जाएगा। बोलो बोलो। ओनली Cl2 गैस इज इवॉल्व्ड एट एनोड, ये भी गलत हो गया। बोथ Cl2 एंड O2 विल बी इवॉल्व्ड एट एनोड, ये सही हो गया। चेक करो, Cl2 और O2, यहां से Cl2 और O2 दोनों इवॉल्व होंगी तब जाके रिएक्शन होगी। बढ़िया है, देख लो। क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कहेंगे CaCl2 का इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है तो यार Ca+2 की जगह वाटर हो गया, Cl माइनस ऑक्सीडाइज हो गया, आंसर आ गया। लेकिन ये केस अलग है। इसमें क्या हो रहा है, Cl माइनस खत्म हो गया है तब भी आप करंट पास करते जा रहे हो। तो जब Cl माइनस खत्म हो गया, करंट पास कर रहे हो, तो फिर क्या होगा बेटा? फिर वाटर ऑक्सीडाइज होगा और उस केस में O2 निकलेगी, तो आप कहेंगे Cl2 और O2 एनोड पे दोनों मिलेंगी। क्लियर? अगला क्वेश्चन है pH ऑफ द फाइनल सोल्यूशन। pH की बात करें, देखो 0.2 फैराडे किस किस ने खाया? 0.2 फैराडे इसने खाया, 0.2 फैराडे Cl माइनस ने खाया। इसके बाद Cl माइनस खत्म हो गया। फिर रिएक्शन क्या हुई? जब Cl माइनस खत्म हो गया तो फिर रिएक्शन हुई वाटर का रिडक्शन, वाटर का ऑक्सीडेशन। जब वाटर का रिडक्शन होगा तो 0.232 फैराडे खाएगा, वहां से 0.232 ग्राम इक्विवेलेंट OH माइनस मिलेगा और वाटर के ऑक्सीडेशन से 0.232 ग्राम इक्विवेलेंट H प्लस मिलेगा। चेक करो, कहने का मतलब ये कि देखो यहां से जो सबसे पहले रिएक्शन हुई वाटर की, तो यहां से ये मिला, ठीक है, और 2Cl माइनस से Cl2 मिला प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हुई बेटा 0.2 फैराडे के लिए। ओके, और फिर हुई देखो 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 प्लस 2 OH माइनस और 2H2O गिव्स 4H प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये पूरी हुई 0.232 फैराडे के लिए। तो देखो अगर आप ये देखो कि यहां से OH माइनस का ग्राम इक्विवेलेंट आएगा 0.232, H प्लस का ग्राम इक्विवेलेंट आएगा 0.232, इसका मतलब ये सोल्यूशन आपको न्यूट्रल सोल्यूशन देगा। यहां से सोल्यूशन क्या आएगा? न्यूट्रल। यानी pH कहां से आएगा? इससे, और ये कितना आएगा? 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट। समझो 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट OH माइनस आएगा, यानी OH माइनस का कंसंट्रेशन हो जाएगा 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2 लीटर 0.1। POH का वैल्यू हो जाएगा 1, pH का वैल्यू हो जाएगा 13। ये देखो pH का वैल्यू क्या हो गया?
ओह सी है, ये देखो, समझ आया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इस तरह क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है कि कभी भी आपको वेट दिया हो और एम्पियर और ये दिया हो तो आपको देखना पड़ता है कि ज्यादा कौन है। अगर मान लो नंबर ऑफ फैराडे जो IT/96500 से निकाले हो उसका वैल्यू क्या होता बेटा, कम होता, उसका वैल्यू कम होता तो ठीक है, फिर तो मतलब ही नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, क्लियर? क्योंकि जितना कम है उतना ही वोल्ट होगा, फिर पूरा खत्म ही नहीं होगा। तो आपको देख लेना है कि भाई नंबर ऑफ फैराडे ज्यादा है या जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है, उससे अपन बात करेंगे, क्लियर? देखिए बेटा, करा अ करंट ऑफ 3.7 एम्पियर इज पास्ड फॉर 6 आवर्स between nickel electrodes in 0.5 liter 2 molar nickel nitrate. What will be the molarity of solution at the end of electrolysis? आपको बता दूं ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन का बुक में क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन मैक्सिमम बुक में गलत दिया है। क्यों गलत दिया है थोड़ा बात समझेंगे। एक्चुअली में क्या होता है कि अगर आप इसमें देखोगे कि भाई नंबर ऑफ फैराडे निकालोगे, नंबर ऑफ फैराडे निकालोगे, IT/96500 करोगे, फिर कैथोड एनोड की रिएक्शन लिखोगे, तो देखो अगर यहां बात करें कि कैथोड की रिएक्शन क्या होगी तो Ni+2+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ni सॉलिड, ये होगी कैथोड की रिएक्शन। और एनोड की रिएक्शन में हम लोग ये कहते हैं कि भाई निकल नाइट्रेट है तो नाइट्रेट आयन का तो N का तो +5 है तो इसका तो होगा नहीं, वाटर ऑक्सीडाइज होगा। तो वाटर ऑक्सीडाइज अगर होगा तो 2H2O से 4H प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। अगर आपने ये दोनों रिएक्शन लिखी तो आंसर अलग आएगा जो बुक में दिया है, और ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये रिएक्शन नहीं होगी। क्या होगी फिर? होगी इसमें, क्योंकि निकिल के ही इलेक्ट्रोड हैं तो निकिल सॉलिड जो इलेक्ट्रोड वाला सॉलिड है वही ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये है इलेक्ट्रोमेटलर्जी में आपने पढ़ा होगा थोड़ा मोड़ा ये कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब अगर निकिल के ये जो रिएक्शन, ये वाली जो रिएक्शन ये तब होती है जब इलेक्ट्रोड नॉन रिएक्टिव हो। यहां केस है रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स का। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि जितना Ni+2 घटा उतना ही Ni+2 आ गया। तो जब जितना घटा उतना ही आ गया, खत्म हो गया आंसर। निकिल +2 की मोलारिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगी? मोलारिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगी? 2 मोलर। मतलब चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अरे जब कुछ हुआ ही नहीं भाई, जितना गया उतना आ गया तो मोलारिटी तो वही रहेगी। अगर आप ये दो रिएक्शन लेते तो मोलारिटी चेंज हो जाती, जो कि गलत है। वो कब होता? जब इलेक्ट्रोड नॉन रिएक्टिव होते। क्या बेटा समझ में आ रहा है? देख लीजिए अगला क्वेश्चन। कैडमियम अमलगम इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ कैडमियम क्लोराइड। देखो होता क्या है, कभी भी आप किसी सॉल्ट की इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो और कैथोड ले लेते हो मरकरी का, तो कैथोड मरकरी का लेने से क्या होता है? मेटल अमलगम बनने लगता है। मेटल अमलगम बनता है, ठीक है। और मेटल फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कोई लेना देना नहीं जाता अगर मेटल अमलगम बन रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि कैडमियम Hg से कंबाइन करेगा और कैडमियम CdHg बना देगा, ठीक है बेटा। तो ये सब लिखा हुआ है। कह रहा हाउ लॉन्ग शुड अ करंट ऑफ 5 एम्पियर बी पास्ड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर 12% CdHg। 12% CdHg देख लो, क्लियर करो। इसमें एक चीज और होनी, वेट ऑफ Hg जो है वो आपको दिया है 2 ग्राम। ये शायद छपा नहीं है। वेट ऑफ Hg कितना दिया है? 2 ग्राम। वेट ऑफ Hg मतलब जो कैथोड है उसका वेट 2 ग्राम है। रिएक्शन को हुई, देखो रिएक्शन क्या हुई। जो कैथोड की रिएक्शन, अपने को कैथोड से ही मतलब है बेटा ना, जो कैथोड की रिएक्शन हुई वो हुई Cd+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cd, यहाँ Hg होगा CdHg। अब ये जो 12% CdHg इस तरह लिखा होता है, इसका मतलब है जो कैडमियम अमलगम का टोटल वेट है उसका 12% कैडमियम है। तो अगर हम मान लें कि इसका x ग्राम जो है डिपॉजिट हो गया, x ग्राम यहां चला गया, तो टोटल वेट जो आया, टोटल वेट आया 2 + x ग्राम। किसका? CdHg का। क्लियर? तो क्या हम ये लिखेंगे
कि 2 + x का 12% x है। देखो बेटा, तो क्या यहां से x आ गया? चेक कर लो। एक बार x आ गया, एटॉमिक वेट दिया है, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो। ग्राम इक्विवेलेंट क्या निकाल लोगे? x/100 12.4 × 2 ग्राम इक्विवेलेंट बराबर का दो IT/96500 के आई पता है t निकल आएगा। यानी देख लो यहां से x आ जाएगा, तो क्या करना है? x/100 12.4 × 2 = IT/96500। सॉल्व कर लीजिएगा। यहां से x सॉल्व हो जाएगा। x/100 12.4 की मोल्स ऑफ कैडमियम आ गए, इंटू 2 की ग्राम इक्विवेलेंट आ गए, उसको IT/96500 के बराबर कर देना। I का वैल्यू दिया है, T का वैल्यू निकल आएगा। ये क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन आ जाता है। देखो BrO3- से BrO-, इसका ये दिया है आपको 0.54 वोल्ट, BrO- से हाफ Br2 ये दिया है। ठीक है, 3 रिएक्शन ये आपको E1 नॉट और E2 नॉट पूछा है। तो देखो एक बात समझो कि भाई एक तो तरीका है कि पूरी रिएक्शन लिखो, बैलेंस करो ना, वो सब तरीका है। अब इसमें अपन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि हो क्या रहा है। देखो BrO3- BrO- में जा रहा है, इसका E नॉट है 0.54 वोल्ट, और जो BrO- है ये हाफ Br2 में जा रहा है, और इसका है 0.45 वोल्ट। आपको निकालना है BrO3- से Br2, यानी इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दें तो अपना काम हो जाएगा। अगर इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दें तो क्या E1 नॉट आ जाएगा? चेक करो, क्योंकि BrO3- से हाफ Br2 चाहिए था, ऐड करने से हो रहा है। यानी बेसिकली थर्ड रिएक्शन का E नॉट निकालना है। तो देखना E1 नॉट का वैल्यू आप लगा दो N1 E1 + N2 E2/N3, याद है फार्मूला? ठीक है, तो N1 का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इस रिएक्शन में। तो देखो यहां पे कितना बेटा? +5 से कितना जा रहा है? +1। तो जितना चेंज आ रहा है उतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो +5 से +1 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, यानी 4 × 0.54 प्लस यहां +1 से 0 जा रहा है, तो +1 से 0 का मतलब हो गया इंटू हो गया 1 × 0.45, दिस डिवाइडेड बाई N3। क्या होगा? N3 का मतलब BrO3- से Br2, तो +5 से 0, तो ये हो जाएगा बेटा 5। क्या E1 नॉट आ गया? देखो एक लाइन में आ जाता है। E2 नॉट कैसे आएगा? देखो E2 नॉट कौन सी रिएक्शन का है? यहां से ये है BrO3-। तो क्या करो, देखो अपन ने क्या किया कि BrO3- से Br2 का E1 नॉट निकाल लिया। देखो BrO3- Br2 का E1 नॉट। अब हाफ Br2 से एक Br- और लिख दीजिए, चेक कर लो, हाफ Br2 से Br- कर दीजिए, और उसमें फिर फॉर्मूला यही लगा दीजिए। चेक कर लो बेटा, समझ में आया कि नहीं? देखो करके दिखाते हैं। सो जो है अपन E2 नॉट की बात कर रहे थे, तो E2 नॉट कैसे निकालोगे? देखो इधर से लेके इसका E2 नॉट है, फाइनल रिएक्शन है, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है 6। तो करना क्या है? यहां से यहां तक का हम E1 नॉट निकाल चुके, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आएंगे +5 से 0 5, यानी E2 नॉट होगा 5 E1 नॉट प्लस, ठीक है, इधर का आ गया, और दिस प्लस, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, तो 1 × 1.07 दिस डिवाइड बाई 6, तो यह जाएगा बेटा 0.61 के आसपास, और यह था शायद 0.52। चेक कर लेना। तो E1 नॉट और E2 नॉट जो है आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है हाँ बेटा, तो जो है क्या क्वेश्चन है ये देखिए, कंडक्टेंस के बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मतलब किस्मत काम कर गई तो एक आध फंस सकता है। अच्छे क्वेश्चन है, और अच्छा बहुत बड़े नहीं है, मतलब देखने में बड़े लग रहे हैं लेकिन बहुत बड़े नहीं है। देखिए कह रहा रेजिस्टेंस ऑफ अ सोल्यूशन A इज 40 ओम एंड दैट ऑफ सोल्यूशन B इज 70 ओम, यानी दो सोल्यूशन है आपके पास A और B, एक का रेजिस्टेंस है 40 ओम और दूसरे का बेटा 70 ओम। ओके, बीइंग टेकन इन द सेम कंडक्टिविटी सेल, सेम सेल में लिए गए, मतलब अलग अलग सेल हैं बट सेम है। सेम का मतलब पता है क्या है? सेल कांस्टेंट सेम होगा। ठीक है, करा इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन A एंड सोल्यूशन B आर मिक्स्ड, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ मिक्सचर
यूजिंग द सेम सेल, यानी कि सेल कांस्टेंट इसमें भी आपको सेम रखना है। समझ आ गया? अब आगे देखो लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज्यूम देयर इज नो इंक्रीज ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ये एज्यूम, वैसे ऐसा होगा नहीं क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन चेंज होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि आप ऐसा मानो कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन चेंज नहीं हो रहा, तो हम यही करेंगे। अच्छा सोचो कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन चेंज नहीं हो रहा, इसका क्या मतलब है? अगर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस चेंज नहीं हो रहे, और नंबर ऑफ आयंस चेंज नहीं हो रहे तो कंडक्टेंस चेंज नहीं हो रहा, मोलर कंडक्टेंस। क्यों? क्योंकि जो कंडक्टेंस है वो आयंस पे डिपेंड करता है। अच्छा आयंस में बोल रहा है कि भाई चेंज नहीं हो रहे, तो इसका मतलब लैम्डा फिक्स्ड है। अच्छा सोचो, अगर हम कहें कि यार मान लो लैम्डा ए इक्वल टू क्या लिखोगे आप, के ए इंटू 1000 बाई एम, एम ए मतलब एम ए मतलब ए की मोलारिटी। इसी तरह लैम्डा बी आप लिखोगे तो आप लिखोगे कि भाई के बी इंटू 1000 बाई एम बी। क्लियर? अब ये कह रहा है कि लैम्डा ए, जैसे अगर हम बात करें कि ए का मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, लैम्डा ए इक्वल टू के ए इंटू 1000 बाई एम ए, लैम्डा बी इक्वल टू के बी इंटू 1000 बाई एम बी। ठीक है भाई? अब देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन चेंज नहीं हो रहा। अगर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब नंबर ऑफ आयन चेंज नहीं हो रहा, नंबर ऑफ आयन चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब लैम्डा चेंज नहीं हो रहा, मोलर कंडक्टेंस चेंज नहीं हो रहा बेटा। अच्छा सोचो कि मोलारिटी तो चेंज होगी जब आप इक्वल वॉल्यूम मिलाओगे। इक्वल वॉल्यूम मिलाओगे तो बेटा वॉल्यूम तो डबल हो गया, अगर वॉल्यूम डबल हो गया तो कंसंट्रेशन आधा हो गया। अच्छा सोचो कंसंट्रेशन आधा हो रहा है और ये चेंज नहीं हो रहा, अगर लैम्डा चेंज नहीं हो रहा और कंसंट्रेशन आधा हो रहा है, इसका मतलब ये जो के है ये चेंज होगा, यानी कंडक्टिविटी चेंज होगी। और कितनी चेंज होगी? हाफ हो जाएगी, तभी तो हाफ को बैलेंस करेगा मोलारिटी को। यानी अगर हम दोनों को ऐड कर दें कि जो लैम्डा इफेक्टिव यानी लैम्डा मिक्सचर लिख दें बेटा, दोनों को ऐड कर, लैम्डा मिक्सचर इक्वल टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी, दिस इज इक्वल टू, सोच के देखना क्या होगा अगर अपन ये बात करें कि लैम्डा मिक्सचर इक्वल टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी। अच्छा लैम्डा मिक्सचर को आप क्या लिख सकते हो? सोचो लैम्डा मिक्सचर को आप क्या लिख सकते हो? के इंटू 1000 बाई नेट सोल्यूशन, बट नेट सोल्यूशन है नहीं, तो एक काम करते हैं इसमें, आपको ये समझ में आ गया ना कि भाई लैम्डा जो है ये चेंज नहीं हो रहा, एम आधा हो रहा है, इसका मतलब के आधा होगा। तो अगर हम ये बात करें कि जो के मिक्सचर होगा, देखना बेटा, अगर हम इसको लैम्डा मिक्सचर की जगह क्या कर दें, के मिक्सचर, के मिक्सचर जो होगा वो के ए प्लस के बी बाई 2 होगा। पहले ये समझ में आया? अच्छा के मिक्सचर क्या होता है याद करो, 1 बाई आर एल बाई ए। तो के मिक्सचर जो होगा वो आ जाएगा 1 बाई आर इंटू एल बाई ए, दिस इज इक्वल टू हाफ 1 बाई आर, 1 बाई आर का मतलब 1 बाई आर ए, तो 1 बाई 40 प्लस 1 बाई 70 इंटू एल बाई ए। चेक करो तो ये एल बाई ए कैंसिल हो गया, तो जो यहां से आप देखिएगा कि भाई क्या आया, तो 1 बाई आर का वैल्यू 1 बाई 2 1 बाई 40 प्लस 1 बाई 70। क्या इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आर आ जाएगा बेटा। चेक कर लो, पहले कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट क्या है कि दो को आप मिला दिए, लैम्डा चेंज हो नहीं रहा, एम आधा हो रहा है, मोलारिटी आधी हो रही, तो के को आधा होना पड़ेगा तभी तो लैम्डा बराबर करेगा। तो जो के मिक्सचर हुआ वो के ऐड करने के बाद के ए प्लस के बी बाई 2 हो गया। के मिक्सचर को लिख दिए 1 बाई आर एल बाई ए, उधर के ए को क्या लिख देंगे 1 बाई 40 एल बाई ए, उधर लिख देंगे 1 बाई 70 एल बाई ए, दोनों को ऐड कर देंगे बाई 2 कर देंगे। तो यहां सॉल्व करके आर निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिएगा? चेक कर लो बेटा, क्लियर? सॉल्व करके दिखाएं क्या? आर निकाल लेना यार। 70 प्लस 40 उधर हो जाएगा 110, नीचे होगा 17 टू 14 टू 17 टू 2, पलट देना, निकाल लो। ठीक है, तो ये जो है आपको समझ में आया कि भाई आर जो है इसका हम कैसे, आर मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर का रेजिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि इसमें समझना पड़ता है कि भाई के ए प्लस के बी बाई 2 हो गया है। ठीक है, अगला देखो ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है,
करा सैचुरेटेड सोल्यूशन इन AgA, KSP दिया है, AgB KSP दिया है कंडक्टिविटी, देखो कंडक्टिविटी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। सो आपको जो है बात जरा समझो कि ये जो है दी है और लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का मतलब होता है बेटा कंडक्टिविटी एट, मतलब कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ना, वही लिमिटिंग उसी को बोलते हैं। ये दिया है व्हाट विल बी द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ B माइनस निकालना है। तो देखो पहली बात तो जब इन दोनों का सोल्यूशन है AgA और AgB, इसमें आयनिक भी इन्वॉल्व है और इलेक्ट्रो भी इन्वॉल्व है ना, तो इसमें साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का काम होगा। पहले क्या हो रहा है, कह रहा AgA पहले जब सोल्यूशन में गया तो ये चेंज हुआ बेटा Ag प्लस A माइनस में, ये सॉलिड है। AgB को जब सोल्यूशन में ले गए तो यहां से आया Ag प्लस B माइनस। अगर इसकी साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी S1 है तो ये S1 और इसकी S2, तो यहां से हो जाएगा S1 प्लस S2, यहां S1 प्लस S2, ये तो पता ही है, ये साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। क्लियर। तो यहां से देखो, यहां से जो इसका KSP होगा वो आप लिखोगे S1 टाइम्स S1 प्लस S2, और इसका जो KSP लिखोगे वो लिखोगे आप S2 टाइम्स S1 प्लस S2, ये देखो। क्लियर। दोनों का KSP आपको दिया है, ठीक है। तो आप चाहो तो डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो यहां से देखो KSP ऑफ AgA 3 इंटू और ये दिया है 1, तो 3 इक्वल टू कैसे लिखोगे 3 इंटू 10 की पावर माइनस 14 डिवाइड बाई 10 की पावर माइनस 14 इक्वल टू आ जाएगा S1 बाई S2। तो यहां से ये खत्म, ठीक है। तो यहां से बेटा S1 का वैल्यू जो आएगा वो 3S2 आ गया, चेक कर लो आराम से। S1 का वैल्यू आ गया 3S2, तो S1 का वैल्यू अगर 3S2 आ गया तो क्या हम S1 की जगह यहां 3S2 कर देंगे, तो 3S2 S2 4S2 4S2 स्क्वायर, चेक करो KSP। तो यहां से देखो 4S2 स्क्वायर इक्वल टू KSP कितना इसका दिया 10 की पावर माइनस 4, तो यहां से S2 का जो वैल्यू आ जाएगा 1/2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, चेक कर लो। S2 यही आएगा ना, 1/4 करेंगे अंडर रूट करेंगे 1/2 10 की पावर माइनस 7, ये 14 है बेटा 14, S2 आ गया। और S1 जो है S1 आ जाएगा 3/2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, चेक करो। तो S1 और S2 ये आपको आ गया। S1 S2 क्या है, बेसिकली S1 है आपका A माइनस का कंसंट्रेशन, S2 है B माइनस का कंसंट्रेशन, और Ag प्लस का कंसंट्रेशन है S1 प्लस S2। तो S1 प्लस S2 यानी Ag प्लस का कंसंट्रेशन जो है वो है आपका S1 प्लस S2, तो ये आ जाएगा आपका 3/2 हाफ, ये हो गया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, चेक कर लो, चेक करो बेटा। क्लियर, यहां तक बात क्लियर हो गई। तो अपने को जो है समझ में आया कि भाई S1 S2 यानी सबका हमने A माइनस B माइनस Ag प्लस सबका कंसंट्रेशन निकाल लिया। अब जब सबका कंसंट्रेशन आ गया, अब क्या करना है, अब बात यह है कि अब इसके आगे की कहानी क्या है ये समझना है। तो बात जरा समझिए, इसको हटा देते हैं यहां से, तो सोल्यूशन यहां लिखेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सके। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। अब S1 S2 ये सब आ चुका है, देख लेना भाई गड़बड़ नहीं करना। कंडक्टिविटी मिक्सचर की दी है ये, ठीक है, मिक्सचर की कंडक्टिविटी दी है। लिमिटिंग कंडक्टेंस आपका दिया है 60 Ag प्लस का, ठीक है। अच्छा देखो, अब ये देखो कि लैम्डा Ag प्लस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, KAg प्लस इंटू 1000 बाई Ag प्लस का कंसंट्रेशन। बोलो, लैम्डा Ag प्लस जो है आपको दिया है 60, KAg प्लस हमारे को पता नहीं है,
इंटू 1000 बाई Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना निकाले थे 2 इंटू 10 की पावर -7। क्या यहां से Kag प्लस आ जाएगा? सॉल्व कर लेना बेटा। Kag प्लस जो है ये आ गया, मान लीजिए ये x आया, ठीक है, मान लीजिए। इसके बाद जो है इसी तरह हम लेमडा a माइनस लिखेंगे, इसको लिखेंगे Ka माइनस इंटू 1000 बाई a माइनस का कंसंट्रेशन चेक कर लो कितना है S1। क्या यहां रखोगे तो यहां से Ka माइनस आ गया, ये मान लीजिए y है, ओके। अब K मिक्सचर जो है ये क्या होगा? ये होगा Kag प्लस प्लस Ka माइनस प्लस Kb माइनस। क्या K मिक्सचर आपको पता है? ये पता है 375 इंटू 10 की पावर -10। Kag प्लस x है, ये y है। क्या यहां थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, ये आपको पता है, ये पता है। क्या Kb माइनस आ गया बेटा? चेक करो, Kb माइनस आ गया। अब आपको लेमडा बी माइनस निकालना था, तो देखो लेमडा बी माइनस लिखिएगा Kb माइनस इंटू 1000 बाई बी माइनस का कंसंट्रेशन S2। क्या ये पता है, ये पता है? क्या लेमडा बी माइनस आ जाएगा? चेक कर लो बेटा, कर लोगे? समझ में आया? ये क्वेश्चन है, मतलब इसमें साइमल्टेनियस सॉल्विलिटी भी यूज हो गई, कॉन्सेप्ट भी यूज हो गया, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके बाद करते हैं, देखिए चेक करते हैं। कह रहा है द कंडक्टिविटी ऑफ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ Ag3PO4 इज दिस। के दिया है आपको ना बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये दिया है, ये दिया है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। द KSP पूछा है। तो देखो होता क्या है एग्जैक्टली में, जब Ag3PO4 सॉलिड है, ये जब इक्विलिब्रियम में जाएगा तभी तो सॉल्युबिलिटी आती है। सॉल्युबिलिटी तो इक्विलिब्रियम पे डिफाइंड होती है। ये देखो, अगर सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम पे डिफाइंड होती है तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जो एक बार सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, उसके बाद आप कितना भी वाटर मिलाओ सॉल्युबिलिटी चेंज नहीं होती। अपन ने पहला क्वेश्चन किया था आयनिक में, याद करो ना। एक बार सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया ना तो फिर अपने को कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो, चाहे जितना वाटर मिला दो सॉल्युबिलिटी चेंज नहीं होती। अब इसमें आपको जो है जो कंडक्टिविटी दी है, ध्यान सुनना, यहां पे एक तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दी है, देखो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अच्छा क्या होता है, लेमडा ई इंटू एन फैक्टर इक्वल टू लेमडा एम होता है, ये पता है कि नहीं? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये मोलर कंडक्टिविटी, क्लियर? तो जो मोलर कंडक्टिविटी आई वो आ गई आपकी 1.5 इंटू 10 की पावर -4, इसका एन फैक्टर होगा बेटा 3, ठीक है। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो जाएगा, ओके। अच्छा लेमडा, यहाँ इनफाइनाइट डाइल्यूशन है बेटा, लेमडा एम को क्या लिख सकते हो? K इंटू 1000 बाई एम। एम मोलारिटी है। अच्छा मोलारिटी पता क्या है कि यहाँ इसकी मोलारिटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो याद करो आपने बताया था कि सॉलिड जितना एक्वस में चला जाता है वही उसकी सॉल्युबिलिटी होती है, वही इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंसंट्रेशन होता है। यानी अगर ये सॉलिड S मोल्स पर लीटर चला गया वही है कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यानी कि लेमडा एम आप निकाल चुके हो, ये है आपका 4.5 इंटू 10 की पावर -4। यहां पे K आपको पता है 9 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 1000 बाई एम। क्या रखोगे? एम की जगह क्या लिखोगे? S मोलारिटी। चेक करो, अब आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। देखिए 10 की पावर -6 है, ये 10 की पावर -3 हो जाएगा। चेक करो, तो 10 की पावर, इसको आप ऐसे लिख दो ना, 45 इंटू 10 की पावर -5, दिस डिवाइड बाई 9 एंड दिस डिवाइड बाई कितना कर दें, 10 की पावर -6, 10 की पावर -3 इक्वल टू 1/s। चेक करो, ठीक है। तो ये हो गया 5 और ये हो जाएगा आपका 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2, 5 इंटू 10 की पावर -2। चेक करो, तो यहाँ से आप निकाल लेना, ऐसा आ जाएगा। क्या निकालना था? कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन दिस, तो KSP निकालना था बेटा। तो KSP इक्वल टू क्या लिख दोगे? 3s का क्यूब इंटू s, यानी 27s की पावर 4। चेक करो, ठीक है। ध्यान रखना भाई, गड़बड़ मत करना, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। देख लो,
ठीक है, ठीक है, नोट कर लो। ये देखो ये क्वेश्चन है, करा है 2s2o प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2 प्लस 2OH माइनस, इसका E नॉट दिया है, ठीक है बेटा। करा इसका के इक्विलिब्रियम निकालना है। तो देखो होता क्या है कि आपको पता है फॉर्मूला कि अगर इक्विलिब्रियम है तो ई सेल 0 होता है, तो ई नॉट का वैल्यू होता है 0.0591 बाई एन लॉग के इक्विलिब्रियम। अपन ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब इसका इस रिएक्शन का बनाना तो पड़ेगा ना कि इसका इक्विलिब्रियम कैसे आएगा भाई, ये रिएक्शन तो पता हो। तो इसमें हमने क्या किया, एक रिएक्शन ये कंसीडर की H2 से 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका ई नॉट कितना होता है बेटा 0 वोल्ट। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड किए तो देखो फाइनल रिएक्शन ये आई, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, ठीक है। और इससे अपन ने क्या किया, इसको रिवर्स किया, 2 से डिवाइड किया तो सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, ठीक है। फॉर्मूला लगा दिए, ई नॉट ये हो गया, ये आ गया। यहां से आप देखोगे कि लॉग के इक्विलिब्रियम का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.8277 डिवाइड बाई 0.0591, ये लगभग आएगा 14 के बराबर। तो जो के इक्विलिब्रियम बेटा आ जाएगा वो आ जाएगा 10 की पावर 14। ये देखो ये आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा है AgAgI के आई ये दिया है। पहले सबसे पहले तो ये देखो कि ये सिल्वर कितने लोगों का मानना है कि ये कंसंट्रेशन सेल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कितने लोगों का मानना है कि ये कंसंट्रेशन सेल है। जितने लोगों का मानना है कि ये कंसंट्रेशन सेल है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि भाई ये कंसंट्रेशन सेल है। अगर कंसंट्रेशन सेल है तो इसका ई नॉट सेल 0 होगा। मल्टीपल चॉइस में भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसका ई नॉट सेल 0 होगा, इसका KSP ये होगा, इसका ये होगा। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, ये कंसंट्रेशन सेल नहीं है। अब कुछ लोगों को तो डाउट हो गया, अरे ऐसे कैसे कंसंट्रेशन, सिल्वर ही तो है बेटा। ये जो है ये सिल्वर आयोडाइड इलेक्ट्रोड है, ये सिल्वर इलेक्ट्रोड नहीं है, ये सिल्वर आयोडाइड इलेक्ट्रोड है। मतलब इसका जो आप देख रहे हो ये रिएक्शन इस तरह है, एनोड की Ag प्लस I माइनस गिव्स AgI सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन, ये देखो। एंड दूसरी रिएक्शन है Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड। चेक करो, और अगर इसको आप ऐड कर दें तो आएगा Ag प्लस I माइनस गिव्स AgI। चेक करो, ठीक है। और इसका ई सेल आपको दिया है 0.788। क्लियर। तो ई सेल इक्वल टू लिख सकते हैं ई नॉट माइनस 0.0591 बाई 1 लॉग ऑफ 1 बाई Ag प्लस I माइनस। चेक कर लो बेटा। तो सबसे पहले हम इसका ई नॉट सेल निकाल रहे हैं कि ई सेल तो दिया था आपको 0.788 ई नॉट माइनस 0.0591 बाई 1 लॉग 1 बाई Ag प्लस का कंसंट्रेशन आपको दिया है बेटा 0.05, I माइनस 0.05। चेक कर लो। क्लियर, समझ में आया? देख लीजिए, गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। तो यहां से जो आएगा 0.788 इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 बाई 1 लॉग ऑफ, ये हो जाएगा 20 इंटू 20। चेक कर लो। तो यहां से आप निकाल पाओगे ई नॉट सेल। चेक करो भाई। तो सबसे पहले हम लोग यहां से ई नॉट सेल निकालेंगे बेटा कि इसका जो है ई नॉट सेल ये आया। चेक कर लो, ई नॉट सेल निकाल लीजिएगा, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो यहां से 0.788 इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई 1। यहां पे आप क्या लिख पाइएगा, ये हो गया आपका 400, तो 4 इंटू 10 यानी कि 2 प्लस 2 लॉग 2। चेक करो, ये देखो, ठीक है। तो यहां से ई नॉट सेल का वैल्यू आएगा 0.788 प्लस 0.0591 2 प्लस
0.30 ना, तो 0.60 देखो, यानी 0.788 प्लस 0.0591 इंटू 2.6, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। चेक करो बेटा, तो ये ई नॉट सेल आ गया, चेक करो, क्लियर है, यानी इस रिएक्शन का ई नॉट आ गया, ये देखो क्लियर। अगर हम इसको क्या मान लें, इक्विलिब्रियम में, सोचो अगर हम इसको इक्विलिब्रियम में मान लें तो ई सेल 0 हो जाएगा, फिर ई नॉट तो वही रहता बेटा, ई नॉट तो बदलता ही नहीं है। तो एट इक्विलिब्रियम, देखना एट इक्विलिब्रियम जो ई नॉट सेल है वो बराबर होगा 0.0591/1 log ऑफ KSP, log ऑफ 1/KSP बेटा, ये देखो चेक करो। तो यहां से 0.788 प्लस 2.6 इंटू 0.0591 इक्वल टू 0.0591 1/KSP। इसको माइनस लगा दो, माइनस यहां लगा दो, log KSP लिख दो, ये देखो चेक करो। तो यहां से आएगा 0.788 डिवाइडेड बाई 0.0591 माइनस लगा देते हैं, हाँ, प्लस 2.6, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू log ऑफ KSP, ये देखो क्लियर, चेक कर लो। तो यहां से लगभग आएगा -13.33 प्लस 2.6 इक्वल टू log ऑफ KSP। तो 13.33 15 पॉइंट कितना हो गया, 15.93, तो ये हो गया -15.93 इक्वल टू log ऑफ KSP। अब आपको KSP निकालना है ना, तो इसमें क्या तरीका होता है, -15 माइनस 0.93 करो, +1 करो, -1 करो और log ऑफ KSP, ये देखो ये तरीका है बेटा। तो -15 -1 ले लो, -16 प्लस ये हो गया 0.07 इक्वल टू log ऑफ KSP, ये देखो। अब आपको क्या करना होता है, इसका सोचना है कि log कितना है। अब इसका log तो हमारे को ऐसा पता नहीं, तो log 1.2 समथिंग, log 10 होता है, 0.0 समथिंग है, तो इसको लिख सकते हैं log 1.2 इंटू 10⁻16, log गायब हो जाएगा, तो यहां से KSP का वैल्यू आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻16। ये देखो क्वेश्चन, देखो आपने, बढ़िया शानदार क्वेश्चन है वैसा। अगर सोचो कि आप इसको अगर कंसंट्रेशन सेल मान लेते तो कैसे सॉल्व करते, भाई आप क्या लिखते कि Ag से Ag प्लस, सोचो Ag से Ag प्लस और Ag प्लस से Ag, और Ag प्लस को लिख देते KSP/I माइनस। चेक कर लो, ठीक है, चेक करो बेटा, ठीक है। आपको क्या करना है, ध्यान सुनिएगा, आप जो है आज घर में इसको कंसंट्रेशन सेल मान के, एक बार कोशिश करना। बहुत सारे लोग इसको कंसंट्रेशन सेल मानते हैं और ये गलत हो जाता है, क्योंकि अगर आपने लॉजिक सोचो, कंसंट्रेशन सेल माना तो कंसंट्रेशन सेल मानते ही ई नॉट सेल तो 0 हो गया। जब ई नॉट सेल 0 हो गया तो फिर आप KSP कैसे निकालिएगा, कोशिश करना। अगर किसी को कंसंट्रेशन सेल से आए तो बताना, पहले पूरा कहानी समझ लो, बहुत शानदार क्वेश्चन है एडवांस के लिए। क्या है फिर समझो, ये ई सेल दिया है, ई सेल से हमने पहले सबका वैल्यू रख के ई नॉट सेल निकाला, और जब ई नॉट सेल निकाल लिया फिर उसको अपन ने KSP के बराबर कर दिया, भाई कैसे, ई नॉट इक्वल टू 0.0591/n log K इक्विलिब्रियम, और K इक्विलिब्रियम क्या हो गया, 1/KSP। सॉल्व किए, पूरा आंसर है। मतलब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा ऐसी वैल्यूज दे दी जाए जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है ई नॉट दिया है -0.268 फॉर द Cl माइनस, इस सेल का, ये भी मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है, देख लो, ये दिया है, इसका दिया है, KSP पूछा है। तो देखो बेटा एक बात समझो, इस रिएक्शन का आपको दिया है KSP, मतलब ई नॉट सेल, तो इसका मतलब समझो पहले, PbCl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Pb प्लस 2 Cl माइनस, ये है ये वाली रिएक्शन, देख लो, लिखना आना चाहिए।
इसका ई नॉट दिया है -0.268। दूसरी रिएक्शन आपको गिवन है Pb + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Pb, इसका ई नॉट दिया है -0.126। देखो तरीका क्या है, कभी KSP निकालना हो, सिंपल सा तरीका, इन दोनों रिएक्शन को ऐसे जोड़ो या माइनस करो जिससे KSP आ जाए, जिस रिएक्शन का निकालना है। KSP निकालना है आपको PbCl2 का, यानी PbCl2 गिव्स Pb + 2 Cl-। तो क्या करो, इसमें सेकंड को रिवर्स करके फर्स्ट में ऐड कर दो। देखो सेकंड को रिवर्स करो, फर्स्ट में ऐड करो, तो क्या आ जाएगा देखना, PbCl2 से Pb + 2 Cl-, और इसका जो ई नॉट सेल आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा -0.268, ये तो यही रहेगा। इसको रिवर्स की हो तो ये 0.126 हो गया, ये देखो ई नॉट सेल आ गया। अब आप क्या करना, ई नॉट सेल का वैल्यू 0.0591/2 log ऑफ KSP कर देना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये देखो समझ में आया। तो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का सीधा फंडा होता है, दो रिएक्शन रखो, उन दोनों को ऐसे जोड़ो जिससे उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता चल जाए, और एट इक्विलिब्रियम ई नॉट सेल क्या कर देते हैं, बेटा ई नॉट सेल, समझ में आ रहा है। ई नॉट सेल को किसके बराबर कर देते हैं, 0.0591/n log ऑफ K इक्विलिब्रियम, और आंसर आ जाता है। क्लियर। हाँ भाई देखो, इसमें मैंने क्या किया है, दो क्वेश्चन लिखे हैं, एक ही जैसे क्वेश्चन। देखिए अब इस पे फर्क क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। होता क्या है, जैसे कह रहा है एबव सेल इज कंसंट्रेशन सेल, भाई दोनों में से आएगा कोई एक ही, दोनों थोड़ी ना आ सकते हैं ना, समझना है आपको। देखो यहां पे क्या हो रहा है, Ag से AgCl, Ag ऐसा तुम्हारे को लगेगा कि Ag से Ag प्लस Ag से Ag, तो ये कंसंट्रेशन सेल है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कंसंट्रेशन सेल नहीं है, ई नॉट सेल 0 नहीं है, ठीक है। इसकी बात करें तो ये कंसंट्रेशन सेल है, ई नॉट सेल 0 है, इन दोनों फर्क है। देखो इसका रिप्रेजेंटेशन देखो, ये IIT में क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला, ये कंसंट्रेशन सेल वाला, देखो इसका रिप्रेजेंटेशन देखो, Ag AgCl KCl, KBr AgBr, इसका मतलब जानते हो क्या होता है, इसका मतलब होता है कि KCl, समझो ध्यान से, इसका मतलब होता है कि KCl का सोल्यूशन उसमें सॉलिड AgCl मिला दियो, यहां पे अलग अलग है, KCl का सोल्यूशन में Ag और AgCl का वायर अलग अलग है, अलग रिप्रेजेंटेशन है। ये देखो स्लैश करके लगाओगे तो ये हो जाता है मेटल इनसॉल्युबल इलेक्ट्रोड, और यहां कॉमा लगा के लगाओगे तो ये कंसंट्रेशन सेल। ये बहुत बेसिक डिफरेंस है, आपको ना बुक में मिलेगा ना कोई बताएगा, देख लो। तो ध्यान से, अब इसका ई नॉट सेल निकालने, अगर मान लो सपोज इसका ई नॉट सेल निकालना है, तो देखो पहली रिएक्शन जो है वो ये है, Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस गिव्स AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन। क्लियर, क्योंकि इसका ई नॉट सेल अपने को नहीं पता, तो देखो ई नॉट सेल का वैल्यू इसमें आपको मान लो x वोल्ट है। इसमें एक चीज और गिवन होगी बेटा, KSP आपको AgCl का गिवन है 10⁻⁻10, और KSP ऑफ AgBr गिवन है 10⁻13, ये आपको गिवन होगा। ओके ठीक है, तो इसका हमने ई नॉट क्या मान लिया, x वोल्ट। एक चीज और गिवन होगी, ई नॉट Ag प्लस से Ag 0.8 वोल्ट पता है, ये पता है। सो ई नॉट हमने इसका x मान लिया। अब देखो ध्यान से, हम क्या करते हैं कि इसमें एक रिएक्शन और अपन लिखते हैं, क्या, ये, और इसका ई नॉट है 0.8 वोल्ट। देखो ध्यान से, इन दोनों को अगर ऐड कर दो तो देखो क्या मिल जाएगा, Ag प्लस Cl माइनस गिव्स AgCl, और इसका ई नॉट सेल जो हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस 0.8, ये देखो, ठीक है। और ये जो है रिएक्शन इक्विलिब्रियम मान लो, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1/KSP, तो x प्लस 0.8 इक्वल टू, देखना 0.0591/1 log ऑफ 1/KSP, चेक कर लो। तो यानी x प्लस 0.8 का वैल्यू 0.0591/1
log ऑफ 1/KSP का वैल्यू 10 की पावर -10, तो ऊपर चला गया तो 10 की पावर 10 हो गया बेटा, तो ये हो गया आपका 0.591। चेक करो x प्लस 0.1। अब इसी तरह इस रिएक्शन को देखो, इस रिएक्शन का क्या है, तो यहां से x निकल आएगा ना, देखो x निकल आएगा, कितना आ जाएगा चेक कर लो बेटा, x आ जाएगा 0.591 माइनस 0.8 के बराबर। अब इस रिएक्शन को देखो तो इसका मतलब है कि AgBr प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड Br माइनस, ये देखो। अब इसमें इसका E नॉट क्या मान लो, Y वोल्ट। सो इसमें रिएक्शन लिखो आप क्या, Ag सॉलिड से Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, और इसका E नॉट आ जाएगा बेटा माइनस 0.8। अब इसको ऐड कर दोगे तो वही रिएक्शन हो गई, देखो ना क्या हो गया इसमें कि AgBr गिव्स Ag प्लस Br माइनस, और E नॉट सेल जो हो गया वो हो गया Y माइनस 0.8। और अगर इसको हम इक्विलिब्रियम में मान लें, चेक करो, अगर इसको इक्विलिब्रियम में मान लें तो इक्विलिब्रियम मान लेंगे तो सीधा क्या आप E नॉट सेल का जो वैल्यू है यानी कि Y माइनस 0.8 का वैल्यू 0.0591/1 लॉग ऑफ KSP कर दोगे, देखो क्लियर। तो यानी y माइनस 0.8 का वैल्यू 0.0591/1 इंटू आ गया -13 ना, 10 की पावर -13 रख देना, देख लो क्लियर। तो y का वैल्यू आ जाएगा 8 माइनस 13 इंटू 0.0591, ये देखो 0.8। चेक करो ये y आ गया, तो E नॉट सेल जो आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा x प्लस वाई, चेक कर लो। और x का वैल्यू हम निकाल लिए थे, कहाँ था ये, x का वैल्यू है 0.591 माइनस 0.8 प्लस 0.8 माइनस 13.0591, ये देखो क्लियर। सो जो है E नॉट सेल क्या आ गया, ये तो कैंसिल हो गया, देखो E नॉट सेल जो आ गया वो आ गया आपका माइनस नेगेटिव आ गया, चेक करो देख लो E नॉट सेल इतना आएगा, क्लियर। अगर आप कंसंट्रेशन सेल मान के करते तो E नॉट सेल 0 हो जाता, देखो जबकि E नॉट सेल 0 इसका नहीं है, समझ में आया। इसमें बात करेंगे तो इसका बिल्कुल समझ में आ रहा है, कॉमा लगा के लिखा है, इसका मतलब एक ही सोल्यूशन है, इसका मतलब ये हो गया। ई सेल पूछ रहा है तो ई सेल में क्या करिएगा आप, ई सेल देखो, ई सेल कैसे निकालोगे, अगर ई सेल देखोगे केएसपी यही ले लेना ना, तो ई सेल निकालोगे तो 0 माइनस 0.0591/1, ये देखो ई सेल ई नोट सेल 0 मान के, तो यहां से एजी से एजी प्लस, तो यहां आप लिखोगे केएसपी ऑफ AgCl बाई Cl माइनस, और नीचे लिखोगे KSP ऑफ AgBr बाई Br माइनस, समझ में आया। और इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस इसमें क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन पता होना चाहिए, मान लो 0.2 मोलर है, इसका भी 0.2 मोलर है, सॉल्व कर लोगे तो दिख जाएगा कि भाई पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, कर लोगे ना बेटा, देख लो। मतलब अपन ने इसलिए क्वेश्चन लिए क्योंकि इस तरह पे अभी ना फोकस नहीं किया गया इन सब क्वेश्चंस पे। मतलब जनरली आपको मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन आता है ना, मैक्सिमम मतलब 90% टीचर एंड 99% स्टूडेंट इसे कंसंट्रेशन सेल मान के ही सॉल्व करते हैं। बुकों में भी सॉल्व किया है तो आंसर मैच कर जाता है, हैप्पी हो जाते हैं, जबकि गलत है। कंसंट्रेशन सेल नहीं है बेटा, ये अलग रिप्रेजेंटेशन है, ये है कंसंट्रेशन सेल का रिप्रेजेंटेशन। देखो तो फर्क है, कंसंट्रेशन सेल और मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड में बहुत फर्क है, इसलिए आप थोड़ा सा केयरफुल रहें। इस पे क्वेश्चन बहुत आता है, इसलिए ध्यान रखें कैसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 1800 2121 799।